नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एजमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। चले आप कहानी पर चले। एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 116। अर्जुन केलोरा, क्या तुम्हें पता है कि मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है? 3 दिन बाद अर्जुन केलोरा द्वितीय एल्डर की उड़ती नाव पर सवार होकर जूलोक बाजार से किंजू पर्वत पर लौट रहे थे। इस बार अर्जुन केलोरा जियोकिन को साथ नहीं लाया। एक कारण ये था कि जूलोक मार्केट वर्तमान में किंजू पर्वत की तुलना में अधिक सुरक्षित था। दूसरा कारण ये था कि उड़ने वाली नाव में बहुत भीड़ थी। न केवल वह जहाज लोगों से भरा हुआ था, बल्कि उड़ती हुई नाव के साथ एक स्टील पंख वाले बाज पर सवार व्यक्ति भी था। अर्जुन केलोरा, क्या तुम्हें पता है मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है? मैंने उसे आखिरी बार देखा था और मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है। लू म्याहुआन भी इस उड़ने वाली नाव पर था और उसने आवाज संचरण के माध्यम से अर्जुन केलोरा से पूछा, बंद से आपका क्या मतलब है? अर्जुन केलोरा ने ये सुना और शांति से पूछा, मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन पिछली बार जब वह घायल हो गई थी तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लू म्याहुआन ने अपनी नाक सिकोड़ ली, ये बताने में असमर्थ की क्या गड़बड़ थी, लेकिन बहन होने के नाते वह अपनी बहन में आए बदलावों को महसूस कर सकती थी। उसने उत्सुकता से पूछा, वैसे अर्जुन केलोरा, तुमने मेरी बहन की चोटों का इलाज कैसे किया? मैंने सुना है कि वह गंभीर रूप से घायल थी और मरने के कगार पर थी। मुझे अनजाने में एक जीवन रक्षक गोली मिल गई और मेरे साधना कौशल ने उपचार प्रक्रिया में मदद की, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से उसकी चोटों को स्थिर कर पाया। अर्जुन केलोरा ने शांत और संयमित भाव से उत्तर दिया। यह वह एकीकृत स्पष्टीकरण था जिस पर वह और लू मियाओगे सहमत हुए थे। आखिरकार वह लंबे समय से अपनी 20 वर्षीय उपस्थिति बनाए हुए थे। इतनी सारी पत्नियों और रखैलों के साथ उनके लिए जीवन को पोषित करने पर केंद्रित साधना पद्धति चुनना सामान्य बात थी। लू म्याहुआन ने उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह अर्जुन केलोरा के साथ दैनिक मामलों पर बातचीत करती रही, लू परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछती रही। अर्जुन केलोरा निष्क्रिय और लापरवाह था। वह दूसरी मिस के साथ सहज स्वर में बातचीत कर रहा था। उड़ने वाली नाव तेजी से आकाश में उड़ रही थी। तभी अचानक फूश 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 प्रकाश की 4 धाराएं आकाश में फूट पड़ी, हवा को चीरती हुई और उनकी ओर बढ़ी। 3 धाराएं उड़ती हुई नाव को रोकने वाली थीं। एक धारा सीधे उड़ती हुई नाव के पास स्थित स्टील पंख वाले बाज की ओर बढ़ रही थी। अच्छा नहीं है। यह देखकर दूसरे बुजुर्ग का चेहरा एकदम बदल गया और वह जोर से चिल्लाया। उन्होंने उड़ती हुई नाव की रक्षा व्यवस्था को सक्रिय कर दिया, जिससे एक मोटी पीली भूरी प्रकाश ढाल उत्पन्न हुई। उसी समय उन्होंने एक छोटा नीला त्रिकोणीय झंडा निकाला जो लहराया और एक धुंधली नीली लहरदार रोशनी की ढाल उत्सर्जित की, जिसने उड़ती हुई नाव को घेर लिया। लेकिन प्रकाश की धाराओं का सामना कर रहा इस्पात पंखों वाला बाज चकमा देने में असमर्थ था और उसने एक शोकपूर्ण चीख निकाली। उसके पेट से खून की धार बह रही थी और उसके पंख बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। इससे लू युवानहुआ, जो उसकी पीठ पर सवार था, के चेहरे पर भाव बदल गए। दूसरे बुजुर्ग ने एक जेड बांस की छड़ी पकड़ ली, जिसने लू युवानहुआ को उड़ती हुई नाव पर उड़ा दिया और वह जोर से चिल्लाते हुए उसका चेहरा काला पड़ गया। आप किस तरह के खलनायक हैं जो मुझ पर घात लगाने की हिम्मत कर रहे हैं? किंजू माउंटेन लू परिवार। उसकी आवाज ठंडी और ऊंची थी, अधिकार से भरी हुई। इस वापसी यात्रा में वह अत्यधिक सतर्क थे और उसने मूल मार्ग बदल दिया था, फिर भी उसे घात लगाकर हमला झेलना पड़ा। हम किंजू पर्वत लू परिवार, हम ही तुम्हारे लू परिवार पर घात लगाए बैठे हैं। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। 4 नकाबपोश आकृतियां उड़ते हुए जादुई हथियारों के साथ प्रकट हुई और कर्कश आवाज में बोली। उन्होंने सीधे अपने जादुई हथियारों को नियंत्रित किया, एक तावीज मंत्र का जाप किया और उड़ती हुई नाव पर हमला किया। युवानहुआ, तुम उड़ने वाली नाव को नियंत्रित करो और सभी को जल्दी से किंजू पर्वत पर वापस ले आओ, मैं इसे संभाल लूंगा। दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत लू परिवार के प्रबंधक को निर्देश दिया। फिर उसने एक उड़ने वाला जादुई हथियार निकाला, उड़ती हुई नाव से कूद गया और एक ताबीज को कुचल दिया, जिससे वह उसके शरीर की रक्षा करने के लिए एक सुनहरे प्रकाश कवच में परिवर्तित हो गया और उसने अपनी छड़ी का उपयोग करके 4 लोगों को रोक दिया। ठीक है। लू युवानहुआ ने यह सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह देख सकता था कि ये चारों लुटेरे अच्छी तरह तैयार थे। उन सभी में क्यूई रिफाइनिंग के अंतिम चरण की ताकत थी, जबकि उनके पक्ष में दूसरे बड़े को छोड़कर केवल वही था, क्यूई रिफाइनिंग 7वें चरण के साथ। अन्य लोगों के पास केवल क्यूई रिफाइनिंग मध्य चरण की ताकत थी। इस स्थिति में उनका पक्ष स्पष्ट रूप से नुकसान में था। सावधान रहो, दूसरे बुजुर्ग। निर्देश प्राप्त करने के बाद लू युवानहुआ ने उड़ने वाली नाव का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उसने तुरंत सभी को लेकर उड़ने वाली नाव चलाई और तेजी से किंजू पर्वत की ओर उड़ चला। मैं उसे रोक लूंगा, तुम तीनों उड़ने वाली नाव पर चढ़ो और जल्दी से उन लू परिवार के जूनियर्स को मार डालो, विशेष रूप से उस लू परिवार के तावीज मास्टर को।
चारों नकाबपोश लोगों में से नेता की आवाज भारी थी। फिर वह दूसरे बुजुर्ग की ओर दौड़ा और बोला, लू यून, मैं देखना चाहता हूं कि तुम हमें कैसे पीछे रखोगे। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? दूसरे बुजुर्ग का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने अपनी नीली जेड बेद से प्रहार किया, जिससे सियान रंग की इंद्रधनुषी रोशनी निकली और उन्होंने चारों लोगों को रोकने का प्रयास किया। हालांकि बोलने वाले नकाबपोश व्यक्ति ने भी ताली बजाए और एक लाल मन का प्रकट हुआ, जिससे आग जैसी चमक निकली, जिसके बाद हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने दूसरे बुजुर्ग को आग की लपटों में फंसा दिया। अन्य 3 नकाबपोश लोगों ने ये देखा और उनमें से एक ने तुरंत एक उड़ने वाली नाव बुला ली। इसके बाद वे तीनों उड़ती हुई नाव पर सवार हो गए और अर्जुन केलोरा तथा अन्य लोगों का पीछा करने लगे। धत्तेरी की। दूसरे एल्डर ने ये देखा और जान गए कि दूसरा पक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है। उनका लक्ष्य युवा पीढ़ी को लक्षित करना था, लेकिन इस समय वो सभी की रक्षा करने में असमर्थ था और केवल देख सकता था कि दूसरा पक्ष उनकी उड़ने वाली नाव का पीछा कर रहा है। क्या ये 4 लोग वही हैं जिन्होंने सिस्टर मियाओगे पर घात लगाकर हमला किया था? अर्जुन केलोरा ने लू मियाओगे की कही बात को याद किया कि 4 साधकों द्वारा घात लगाए जाने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, और अब उसके सामने ठीक 4 लोग थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वे लू परिवार को निशाना बना रहे थे, जिससे उन्हें इस दिशा में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन चाहे ये 4 लोग हो या नहीं, वर्तमान स्थिति अर्जुन केलोरा के पक्ष के लिए प्रतिकूल थी। उड़ने वाली नाव पर 7 लोग थे और लू युवानहुआ के अलावा, जिसने क्यूई शोधन का 7वां चरण प्राप्त कर लिया था, अन्य लू परिवार के शिष्य केवल क्यूई शोधन के मध्य चरण में थे। किंजू पर्वत से 1000 मील से अधिक की दूरी पर 3 अंतिम चरण के क्यूई शोधन साधकों द्वारा पीछा किए जाने के कारण सुरक्षित रूप से वापस लौटना कठिन होगा। बूम बूम बूम। उड़ती नाव पर सवार 3 नकाबपोश लोगों ने उनका लगातार पीछा किया। उनमें से 2 जादुई हथियारों को नियंत्रित करते थे, जो उड़ती हुई नाव की ढाल पर जादू करते थे, जिससे वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती थी। यह उड़ने वाली नाव एक साधारण नाव थी, जिसका उपयोग यात्रा के लिए किया जाता था, तथा इसमें मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं नहीं थी। यह नहीं चलेगा, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो उड़ने वाली नाव टिक नहीं पाएगी। म्याओ फेक, म्याओ चेंग, तुम लोग बारी बारी से उड़ने वाली नाव को नियंत्रित करो, मैं उनमें से एक को फुसला कर ले जाऊंगा। ये स्थिति देखकर लू युवानहुआ का चेहरा बदल गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, चाचा युवानहुआ, मुझे ऐसा करने दीजिए। मेरे पास चौथे बुजुर्ग द्वारा दिया गया ताबीज है और मैं बाद में भागने के लिए इसका उपयोग कर सकता हूँ। अर्जुन केलोरा ने भी अपनी बात रखी। इस समय इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण वह अपनी असली योग्यताएं प्रकट नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार जब वे एकांत क्षेत्र में पहुंच गए तो उन्हें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। जब तक वह उनमें से किसी एक को फुसलाकर दूर ले जा सकता है, लू युवानहुआ की उपस्थिति में लू परिवार के लिए संकट हल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं चांग सिंह, आप हमारे लू परिवार के तावीज मास्टर हैं, आप बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठा सकते। लू युवानहुआ ने यह सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इस विचार को अस्वीकार कर दिया। वे साफ तौर पर हमारे लू परिवार को निशाना बनाकर पूरी तैयारी से आए थे। अगर आप चले गए अंकल युवानहुआ, तो हमारे लिए उड़ने वाली नाव को नियंत्रित करना और किंगजू पर्वत पर वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप एक व्यक्ति को भी फुसला लें तो भी हम 2 क्यूई शोधन के अंतिम चरण वाले साधकों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। अर्जुन केलोरा ने जल्दी से बात की। उनकी राय में किसी को बहकाने की कोशिश करने के बजाय अब अपनी असली ताकत प्रकट करना बेहतर है। चाचा युवानहुआ, चांग सिंह सही कह रहा है, लेकिन चांग सिंह, तुम जोखिम नहीं उठा सकते। इसके बजाय मुझे जाने दो। इस समय लू मियाओचेन, जो एक तरफ खड़ा था, अपने दांत पीसते हुए बोला। अर्जुन केलोरा अवाक रह गया। वह बाहर जा रहा था क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। तुम्हारा बाहर जाना पूरी तरह से मौत की सजा होगी। ये भी संभव है कि किसी को फुसलाकर ले जाना भी असंभव हो। हालांकि लू मियाओचेन के अचानक प्रस्ताव ने उसे एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर दिया। भाई चेंग, अगर तुम बाहर गए तो यह मौत की सजा होगी। मैं पहले ही क्यूई शोधन के 6ठे चरण में पहुंच चुका हूं और मेरे पास एक उड़ने वाला जादुई हथियार है जो मुझे थोड़े समय के लिए उड़ने की अनुमति देता है। तुम्हें मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन केलोरा ने आगे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपने थैले को थपथपाया और उसके हाथ में ताबीजों का एक ढेर आ गया, जिसमें लगभग 50 से 60 ताबीज थे। उसने उनमें से आधे अपने पास बैठे लू मियाओहुआन को देते हुए कहा, मिस, आत्मरक्षा के लिए ये ताबीज ले लीजिए। काम पूरा करने के बाद उसने एक स्वर्ण प्रकाशशील तावीज और एक पवन तावीज को सक्रिय किया और फिर उड़ती हुई नाव से बाहर कूद गया। चांग सिंह, अर्जुन केलोरा, चांग सिंह, जल्दी वापस आओ। लू युवानहुआ, लू मियाओहुआन और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा और चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन केलोरा इतना निर्णायक होगा। वे जोर से चिल्लाए, समय बर्बाद मत करो, चलो चले। अर्जुन केलोरा गोल पहिए वाले जादुई हथियार पर मजबूती से खड़ा था। उसका नीला चोगा लहरा रहा था, उसका शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जोर से चिल्लाया,
फिर उसने 10 से अधिक तावीज सक्रिय कर दिए, जो हवा के ब्लेड ठंडी हवाओं, आग के बादलों और लताओं में परिवर्तित हो गए तथा पीछा कर रही उड़ती नाव की ओर लुढ़कने लगे। चूंकि वह किसी को लुभाने जा रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कुछ घृणा आकर्षित करनी ही थी। अन्यथा प्रतिद्वंद्वी उसका पीछा करने के लिए किसी को नहीं भेजेगा, जो काफी शर्मनाक होगा। अर्जुन केलोरा के शब्दों को सुनकर और उसके कार्यों को देखकर लू युवानहुआ, लू मियाओचिन, लू मियाओहुआन और अन्य सभी अवाक रह गए। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि अर्जुन केलोरा का आकार धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने लंबा होता जा रहा था। विशेष रूप से लू मियाओहुआन, जिसने अर्जुन केलोरा की लंबी और सीधी पीठ को देखा, जिसके हाथ में ताबीज था और उसके गले में एक गांठ महसूस हुई। किसने सोचा होगा कि अर्जुन केलोरा, जो आमतौर पर सौम्य और डरपोक था, इतना बहादुर होगा और इस महत्वपूर्ण क्षण में खुद को बलिदान करने के लिए तैयार होगा। इसके अलावा इससे पहले उन्होंने जीवन रक्षक ताबीज का आधा हिस्सा अपने साथियों को भी दे दिया था। चल दर लू युवानहुआ ने अर्जुन केलोरा की हरकतें देखी और जान लिया कि वे अब और संकोच नहीं कर सकते। उन्हें जल्दी से वापस लौटना पड़ा और मदद मांगनी पड़ी। अपनी पूरी ताकत से उन्होंने भागने के लिए उड़ने वाली नाव को किंजू पर्वत की ओर ले गए। अपने दिल में वे केवल यही आशा कर सकते थे कि अर्जुन केलोरा ताबीज पर भरोसा करके बच निकल सके। अर्जुन केलोरा, स्वर्ग जाने का रास्ता था, पर तुमने उसे अपनाया नहीं, बल्कि रसातल में कूद रहे हो। तुम्हें क्या पता था कि हमारा मुख्य लक्ष्य तुम ही थे। उड़ती हुई नाव पर पीछा कर रहे 3 लोगों ने देखा कि अर्जुन केलोरा स्वेच्छा से कूद गया और उन्हें उकसाया, और उनके चेहरे उत्साह से चमक उठे। उनका मुख्य मिशन लू परिवार के तावीज मास्टर अर्जुन केलोरा को रोकना और मारना था। उसके बाद ही वे लू परिवार के अन्य शिष्यों से निपटेंगे। अब अर्जुन केलोरा को उड़ती हुई नाव से कूदते और उन्हें उकसाते हुए देखकर वे बहुत खुश हुए। चलो उसे मार डालें। नकाबपोश व्यक्ति ने तावीज के साथ एक भयंकर हमला किया और फिर अर्जुन केलोरा का पीछा करने के लिए उड़ने वाली नाव को चलाया। अरे नहीं, वे सीधे अर्जुन केलोरा का पीछा कर रहे हैं। लू मियाओहुआन ने यह दृश्य देखा और तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदल दी, चिल्लाया। यदि कोई व्यक्ति अर्जुन केलोरा का पीछा कर रहा था, तो अर्जुन केलोरा के पास अभी भी तावीज के साथ भागने का मौका हो सकता था। लेकिन अब 3 लोगों ने सीधे तौर पर उनका पीछा करना छोड़ दिया और इसके बजाय अर्जुन केलोरा का पीछा किया। यह अर्जुन केलोरा के लिए मौत की सजा थी। उनका मुख्य लक्ष्य तावीज मास्टर अर्जुन केलोरा है। ये चेन परिवार ही होगा, केवल चेन परिवार ही हमें इस तरह निशाना बनाएगा। लू युवानहुआ ने उस दिशा में देखा जिस ओर से अर्जुन केलोरा भाग रहा था। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था और उसने अपने दांत पीस लिए। लेकिन इस स्थिति में वे कोई मदद नहीं कर सके। यदि वह अब मदद के लिए भी जाए तो वह स्वयं को मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा। अर्जुन केलोरा का पूरा शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था, जो उड़ते हुए जादुई हथियारों को बहती हुई रोशनी की तरह तेजी से नीचे पर्वत श्रृंखला की ओर ले जा रहा था। आखिरकार हवा में रहने से व्यक्ति एक जीवित लक्ष्य बन जाता है, जो कि बहुत ही विशिष्ट होता है। इस उजाड़ पर्वत श्रृंखला में ये हत्या और शवों को दफनाने के लिए और भी अधिक उपयुक्त था। वे सब मेरे पीछे आ गए हैं। क्या वे मुझे निशाना बना रहे हैं या मेरी प्राथमिकता दूसरों से अधिक है? अर्जुन केलोरा ने अपने पीछे उड़ती हुई नाव की ओर देखा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तीनों हत्यारे दूसरों का पीछा करना छोड़ देंगे और उसके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ये भी अच्छा है, इसे निपटाना अधिक सुविधाजनक है। अर्जुन केलोरा का दिल बेहद शांत था। ये बच्चा इतनी तेजी से कैसे उड़ गया? उसने तावीजों का इस्तेमाल किया था और जादुई हथियारों को सक्रिय करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। अब ज्यादा समय नहीं है जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। जरूर उसके पास कोई जीवन रक्षक ताबीज होगा। हम उसे भागने नहीं दे सकते। 3 नकाबपोश लोगों ने ये देखा और अपनी उड़ान नौकाएं हटा ली। उन्होंने जल्दी से अपने उड़ने वाले जादुई हथियार लगाए, अपनी आध्यात्मिक मोहरें पकड़ी और अर्जुन केलोरा का पीछा करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही देर में अर्जुन केलोरा पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया और उसकी गति धीमी हो गई। अरे बच्चे, तुम रुक क्यों गए? आप बहुत साहसी हैं, दूसरों के लिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैंने सुना है कि आप लू परिवार के दामाद हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लू परिवार के प्रति इतने वफादार होंगे और दूसरों के लिए खुद को बलिदान कर देंगे। तीनों लोगों ने अर्जुन केलोरा की गति धीमी होते देख उसे घेर लिया और चिढ़ाने लगे। उनकी नजर में अर्जुन केलोरा पहले से ही एक जार में बंद कछुआ था, जो बाहर निकलने में असमर्थ था। उन्होंने अर्जुन केलोरा को मारने में कोई जल्दबाजी नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचोगे और तुम सबको मेरा पीछा करने के लिए भेजोगे। अर्जुन केलोरा ने तीनों व्यक्तियों को देखा। उसका चेहरा कटु आक्रोश से भरा हुआ था और उसने आह भरी। फिर उसने पूछा, मरने से पहले क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? क्या लू मियाओगे पर घात लगाने की योजना तुमने ही बनाई थी? लू मियाओगे, तुम्हारा मतलब लू परिवार की उस छोटी बच्ची से है ना? हाँ, हमने ही तो किया था। नकाबपोशों में से एक ने सीधे उत्तर दिया। हमारे बॉस के ब्लैक एक्सटर्मिनेशन स्लैश ने उसे लगभग मार ही डाला था, लेकिन वो नहीं मरी। मैंने सुना है कि तुमने ही उसे बचाया था। तुमने ये कैसे किया?
तुम्हारी तावीज क्षमताओं को देखते हुए यह मुश्किल नहीं है। अगर तुम आत्मसमर्पण करने को तैयार हो तो हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। अन्य दो व्यक्ति भी बोल पड़े। मैंने ये कैसे किया? यह आसान है, क्योंकि अर्जुन केलोरा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसकी आंखें अचानक उग्र हो गईं और उसने अपना हाथ उठा लिया। उसकी उंगलियों से 7 रंगों वाली रोशनी फूट पड़ी और एक तेज तलवार जैसी आभा निकली जो सीधे उसके सामने वाले व्यक्ति की ओर बढ़ रही थी। अरे नहीं! तीनों व्यक्ति उसी क्षण चौंक गए। तलवार की आभा से हमला किया गया व्यक्ति और भी अधिक भयभीत हो गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके माथे पर खून का एक छेद बन गया और उसकी चेतना गायब हो गई। फिर वह अपने उड़ते हुए जादुई हथियार से धड़ाम से नीचे गिर गया। क्या अब तुम्हें इसका कारण पता चला? अर्जुन केलोरा ने अन्य दो व्यक्तियों की ओर देखा जो हैरान और भयभीत थे। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 2 और भी बड़ी 7 सितारा तलवार की रोशनियां फूट पड़ी, जिससे एक ठंडी आभा निकली जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन दोनों ने तुरंत अपनी सुरक्षात्मक आभा बढ़ा दी, अपने जादुई हथियारों को सक्रिय कर दिया ताकि हमले को रोका जा सके। लेकिन उनकी सुरक्षात्मक आभा 7 सितारों की तलवार की रोशनी के सामने कागज की तरह थी, जो तुरंत टूटकर भेज जाती थी। अरे नहीं! उनमें से एक का दिमाग चीर दिया गया और दूसरे का सिर काट दिया गया। दोनों की तुरंत मौत हो गई और वे जमीन पर गिर पड़े। मुझे यह एहसास नहीं था कि मेरी शक्ति इस स्तर तक पहुंच गई है। अर्जुन केलोरा ने अपने सामने पड़ी 3 लाशों को देखा। उसका दिल शांत पानी की तरह था, लेकिन उसमें उत्साह और खुशी की झलक थी। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने ताबीज या ताबीजी खजाने पर भरोसा किए बिना हत्या की थी। वह पूरी तरह से अपनी ताकत पर निर्भर था। बेशक जुबान युवान मनका का प्रवर्धन भी उनकी अपनी ताकत का हिस्सा था। 7 सितारों की तलवार की रोशनी का उपयोग करके मारने का भी एक फायदा है, ये प्रतिद्वंद्वी के जादुई हथियारों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। फिर उसने तीनों जादुई हथियारों को अपने भंडारण बैग में रख लिया। 3 अग्नि गोले प्रज्वलित हुए, जिससे तीनों लाशें जलकर राख हो गईं, तथा युद्ध क्षेत्र साफ हो गया और फिर वे तेजी से चले गए। फिर उसे एक पहाड़ी गुफा मिली और उसने 3 भंडारण बैगों को साफ करना शुरू कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को ग्रीन लेक माउंटेन व्यू परिवार का समर्थन प्राप्त हो? अर्जुन केलोरा ने भंडारण बैगों को साफ किया और ग्रीन लेक माउंटेन व्यू परिवार से एक टोकन पाया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये वास्तव में ग्रीन लेक माउंटेन व्यू परिवार था या कोई और शक्ति उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी? अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। उन्होंने महसूस किया कि फंसाए जाने की संभावना अधिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि यदि ग्रीन लेक माउंटेन व्यू परिवार ने लोगों को कार्रवाई करने के लिए भेजा होता तो वे ऐसा टोकन नहीं लाते। इसके अलावा ये टोकन ये साबित नहीं कर सका कि वे यू परिवार से थे, केवल ये कि उनका यू परिवार से संबंध था। बिना ज्यादा सोचे समझे अर्जुन केलोरा ने टोकन को नष्ट कर दिया। आखिरकार ऐसे टोकन पर ट्रैकिंग मार्क हो सकता है, और वैसे भी यह उसके लिए बेकार था। वह कुछ टोकन लेकर न्याय मांगने के लिए यू परिवार के पास नहीं जा सकता था। खेती की दुनिया में न्याय की तलाश सही या गलत के बारे में नहीं थी। ये ताकत की बात थी और इसमें सबूत की जरूरत नहीं थी। एक पल के बाद अर्जुन केलोरा ने 3 भंडारण बैग साफ कर दिए थे। उन्होंने कुल 867 स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए थे। 4 उच्च श्रेणी के जादुई हथियार, 6 मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार, 1 उड़ने वाली नाव और कुछ गोलियां, कुछ तावीज, कुछ स्पिरिट दवाइयां और फिर कुछ विविध सामग्री। आत्मिक पत्थरों और जादुई हथियारों के इस समूह में थोड़ी कमी है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा लाभ यह उड़ने वाली नाव है। यह उड़ने वाली नाव कम से कम 1 या 2000 स्पिरिट स्टोन के बराबर है। हालांकि अगर ये यू परिवार के लोग हैं तो इस उड़ने वाली नाव का आसानी से खुलासा नहीं किया जा सकता है और इससे छुटकारा पाना सबसे अच्छा है। अर्जुन केलोरा ने सामान साफ करने के बाद मन ही मन सोचा। अपने बेदाग और बेदाग वस्त्र को देखते हुए अर्जुन केलोरा ने एक पल के लिए सोचा और फिर जानबूझकर उस वस्त्र में कुछ दरारें बना दी जिसे उसने 5 या 6 साल तक पहना था। आखिरकार वह 3 क्यूई शोधन के अंतिम चरण के साधकों के हाथों से बड़ी मुश्किल से बच निकला था और यह बेदाग उपस्थिति थोड़ी अवास्तविक थी। मैं 3-4 दिन में वापस जाऊंगा। अगर मैं अभी वापस गया तो समझाना मुश्किल हो जाएगा, अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। उसने वापस आने पर अपने कपड़ों पर युद्ध से हुए नुकसान के कुछ निशान लगाने की योजना बनाई। फिर अर्जुन केलोरा ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान करना शुरू किया। उसने अभी अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग उड़ते जादुई हथियारों को सक्रिय करने और 3-7 सितारा तलवार रोशनी को छोड़ने के लिए किया था, जिसमें काफी मात्रा में ऊर्जा खर्च हो गई थी। इसने सीधे तौर पर उनकी आधी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया था। यदि जुबान युवान मनका का समर्थन न होता तो वह अपने दैनिक जीवन में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग नहीं कर पाता। किंगजू पर्वत, एक भव्य हॉल के अंदर। क्या आप कह रहे हैं कि आपको वापस लौटते समय एक घात का सामना करना पड़ा और दूसरे बड़े को रोक दिया गया, जबकि चांगसेंग ने दुश्मन को फुसलाकर भगाने की कोशिश की और 3 क्यूई शोधन देर चरण साधकों द्वारा उसका पीछा किया गया और उसका ठिकाना अज्ञात है?
अपनी बेटी लू म्याहुआन की बातें सुनकर लू युवानडिन का चेहरा काला पड़ गया। हाँ पिताजी, उस समय 3 क्यूई शोधन के अंतिम चरण के साधक हमारा पीछा कर रहे थे और चाचा युवानहुआ उन्हें फुसलाकर भगाना चाहते थे, लेकिन चांगसेन ने उड़ने वाली नाव से उतरने की पहल की ताकि उनमें से एक को फुसलाकर भगाया जा सके। लेकिन अंत में तीनों साधक अर्जुन के लोरा के पीछे चले गए। लू म्याहुआन की आंखें लाल थीं और बोलते समय उसकी आवाज सिसकियों से भर गई थी। इस दौरान वह अर्जुन के लोरा के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी, जो दुश्मन को लुभाने के लिए उड़ने वाली नाव से उतर गया था और जादुई पहिए पर अकेला खड़ा था। वह पश्चाताप और आत्मदोष से भरी हुई थी और सोच रही थी कि उसने अर्जुन के लोरा को उस समय क्यों नहीं रोका। आखिरकार 3 क्यूई शोधन के अंतिम चरण के साधकों द्वारा पीछा किया जाना निश्चित रूप से मृत्युदंड था। कुलपति, ये सब मेरी गलती है। मैंने चांगसेन की अच्छी तरह से रक्षा नहीं की और मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। लू युवानहुआ भी बोलते समय आत्मग्लानि से भरे हुए लग रहे थे। अर्जुन के लोरा का लू परिवार के लिए महत्व स्पष्ट था। जब तक वह आगे बढ़ता रहेगा, वह भविष्य में लू परिवार का मूल और स्तंभ बन जाएगा। लेकिन अब इस भविष्य के स्तंभ ने उनके कारण खुद को बलिदान कर दिया था। इससे उसे अपराध बोध और आत्मग्लानि का भी एहसास हुआ। हाय! लू युवानडिन ने गहरी सांस ली, उसकी भावनाएं दुख से भारी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी अप्रत्याशित घटना घटेगी। यदि अर्जुन के लोरा की मृत्यु वास्तव में हुई तो ये लू परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। वह ये भी नहीं जानता था कि चौथे बुजुर्ग को ये बात कैसे समझाए। पूर्वज ने एक बार कहा था कि अर्जुन के लोरा बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। मुझे आशा है कि इस बार वह खतरे को सुरक्षा में बदल सकेगा। लू युवानडिन अपने दिल में केवल यही उम्मीद कर सकता था। लेकिन अर्जुन के लोरा का पीछा कर रहे 3 क्यूई शोधन के अंतिम चरण के साधकों के बारे में सोचकर उनकी भावनाएं और भी भारी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन के लोरा द्वारा खतरे को सुरक्षा में बदलने की संभावना बेहद कम थी। चलो, सजा की बात को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता दूसरे बड़े को बचाना और अर्जुन के लोरा को ढूंढना है। अपनी बेटी को देखकर जो लाल आंखों और दुखी भाव से रो रही थी, लू युवानडिन ने एक हल्की आह भरी और लू युवानहुआ की ओर मुड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी और लू परिवार के अन्य जूनियर्स को आराम करने दिया और उन्हें ये खबर न फैलाने की हिदायत दी। वह और लू युवानहुआ जल्दी से भव्य हॉल से बाहर निकल गए। लू म्याहुआन की आंखें लाल थीं, उसका चेहरा उदास और उदासीन था। जब वह पिछवाड़े में अपने घर की ओर लौट रही थी, उसकी आत्मा टूट चुकी थी। वह आंगन में पत्थर की मेज के पास बैठ गई और शून्य में देखती रही। उसके मन में अनायास ही अर्जुन के लोरा की छवि घूम गई। उन दोनों ने एक साथ बहस की, हंसे और अनगिनत पल साझा किए। हालांकि उन्होंने एक साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन ये यादें अब लगातार उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसके अंदर दुख, आत्मदोष और पुरानी यादें पनप रही थीं, जिससे उसके दिल में अर्जुन के लोरा की छवि पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई। अर्जुन के लोरा, लू म्याहुआन ने धीरे से कहा। उसे अपने दिल में एक खोखलापन महसूस हुआ। अंततः उसे समझ में आया कि किसी चीज को खोने का क्या मतलब होता है और तभी वह उसके मूल्य को समझ पाती है। म्याहुआन, तुम वापस आ गए। क्या हुआ? इस समय लू म्याओगे चौथे बुजुर्ग के स्थान से लौट आया। आंगन में अपनी बहन का दुखी और उदासीन चेहरा देखकर वह तुरंत उसे सांत्वना देने और पूछने के लिए उसके पास गई। दीदी, अर्जुन के लोरा मर गया। वाह! लू म्याहुआन, जो अभी भी अपनी यादों में खोई हुई थी, ने अपनी बहन को प्रकट होते देखा। उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी और जो भावनाएं उसने संचित कर रखी थीं, वे इस क्षण फूट पड़ी। उसने अपनी बहन को अपनी बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज आंसुओं से भर गई और वह जोर से रोने लगी। क्या? लू म्याओगे अपनी बहन की बातें सुनकर चौंक गई, मानो धूप वाले दिन उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दुबला शरीर कांप उठा और वह वहीं जम गई। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और वह अविश्वास से अपनी बहन को देखने लगी। म्याहुआन, तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि चांगसेन मर चुका है? उसने हमारी रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। वाह! लू म्याहुआन जोर से चिल्लाया। वह पहले ही मान चुकी थी कि अर्जुन के लोरा निश्चित रूप से मर चुका है। लू म्याओगे ने ये शब्द सुने और अपनी बहन की दुख भरी अभिव्यक्ति देखी और उसका दिल भी दुख और पीड़ा से भर गया। म्याहुआन, रो मत। क्या हुआ? अपनी बहन को बताओ, चांगसेन की मृत्यु कैसे हो सकती है? लू म्याओगे ने अपनी बहन को दिलासा देते हुए अपने होंठ कसकर कांपते हुए पूछा। उसे विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि यह सच है। अर्जुन के लोरा, जो इतना अच्छा कर रहा था, ऐसे कैसे मर सकता है? उसके मन में अर्जुन के लोरा के साथ बिताए गए क्षण भी घूम गए। उसकी तावीज तकनीकों का परीक्षण करने के कारण वह अर्जुन के लोरा को एक व्यक्ति के रूप में जान पाई थी। उसने तब तालिस्मन पथ में उसकी प्रगति के बारे में सुना था और उसे याद किया था। उन दोनों ने चौथे एल्डर से तावीज तकनीक सीखी थी और जूलोग मार्केट में एक साथ काम किया था। उन्होंने अर्जुन के लोरा की प्रगति और विकास को हर कदम पर देखा था। हाल ही में उनका रिश्ता एक कदम आगे बढ़ गया था और वे नाम के अलावा हर तरह से पति पत्नी बन गए थे। लेकिन अब उसकी बहन उसे बता रही थी कि अर्जुन के लोरा मर चुका है।
लू मियाओगे को विश्वास नहीं हो रहा था, वह इस भयानक खबर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जब हम वापस आ रहे थे, लू मियाओहुआन की आवाज सिसकियों से भर गई जब उसने बताया कि वापस आते समय उनके साथ क्या हुआ था। 4 नकाबपोश किसानों ने हम पर घात लगाकर हमला किया। चांगसेंग उन्हें फुसलाकर भगाने गया और अंततः उनमें से 3 ने उसका पीछा किया। लू मियाओगे का दिल, जो उसके गले में अटका हुआ था, ये सुनकर कि अर्जुन केलोरा मरा नहीं है, धड़कने बंद हो गई। लेकिन उसका दिल अभी भी चिंता से भारी था। वह जानती थी कि ये 4 साधक, जिन्होंने द्वितीय एल्डर की उड़न नाव पर घात लगाने का साहस किया था, कोई साधारण लोग नहीं थे। ये भी संभव है कि ये 4 लोग वही हो जिन्होंने पहले भी उस पर हमला किया था। उस स्थिति में अर्जुन केलोरा के तीनों साधकों से बच निकलने की संभावना बहुत कम थी। मियाओहुआन, रो मत, चांगसेंग एक भाग्यशाली व्यक्ति है, वह ठीक हो जाएगा। लू मियाओगे ने अपनी बहन को सांत्वना देते हुए अपने होंठ काटे। साथ ही वह खुद को भी सांत्वना दे रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अर्जुन केलोरा के पास कुछ रहस्य है। वह उतना सरल नहीं था जितना वह ऊपर से दिखता था, विशेष रूप से अर्जुन केलोरा द्वारा उसे बचाए जाने के बाद, और उन्होंने एक साथ द्वंद्व साधना की थी। तब वह जानती थी कि अर्जुन केलोरा की शक्ति केवल क्यूई शोधन के 6ठे चरण तक ही सीमित नहीं थी। वह संभवतः क्यूई शोधन के 7वें चरण तक पहुंच गया था। लेकिन क्यूई शोधन के 7वें चरण में भी 3 साधकों का सामना करना अभी भी एक खतरनाक स्थिति थी। उसे याद आया कि जब उसका सामना उन 4 साधकों से हुआ था, और यदि उसके पास सुरक्षात्मक जादुई हथियार और ताबीज न होते, तथा जूलोग बाजार के पास न होती, तो वह बचकर नहीं निकल पाती। और अगर अर्जुन केलोरा ने उसे बचाया न होता तो वह निश्चित रूप से मर चुकी होती। इन बातों के बारे में सोचते हुए उसका हृदय पुनः दुख और शोक से भर गया। भले ही अर्जुन केलोरा केवल क्यूई रिफाइनिंग के 6ठे चरण तक ही पहुंच पाया था, उसने पहले कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी, और फिर भी उसने हमें अपनी रक्षा के लिए अपना आधा तावीज दे दिया। वाह! लू मियाओहुआन ने सोचा कि कैसे अर्जुन केलोरा ने उसे उड़ने वाली नाव से उतरते समय अपने तावीज का आधा हिस्सा दे दिया था, और उसका दिल और भी दुखी हो गया। उसने तावीजों को देखा, जो अधिकतर मध्यम श्रेणी के थे, लेकिन कई उच्च श्रेणी के भी थे। वह जानती थी कि ये तावीज निश्चित रूप से अर्जुन केलोरा के अपने सुरक्षात्मक तावीज थे। लेकिन उस खतरनाक क्षण में उसने न केवल दुश्मन को फुसलाकर भगा दिया, बल्कि अपने आधे सुरक्षात्मक ताबीज भी उन्हें दे दिए। अगर मैं किंजू पर्वत पर वापस नहीं लौटता और चांगसेन को आत्मा तावीज की दुकान का प्रभार नहीं सौंपता, तो चांगसेन को खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। अपनी बहन के आंसू भरे शब्द सुनकर लू मियाओगे भी दुख से भर गई। उसके हृदय में आत्मदोष की भावना उत्पन्न हुई। उसने महसूस किया कि यदि वह न होती तो अर्जुन केलोरा पिछली बार किंजू पर्वत पर लौट आया होता। तब उसे इस घात का सामना नहीं करना पड़ता और यह घटना नहीं घटती। चांगसेन, तुम्हें जीवित वापस आना होगा। लू मियाओगे ने मन ही मन प्रार्थना की। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि अर्जुन केलोरा मर चुका है। अपनी बहन के दुखी और हृदय विदारक भाव को देखकर लू मियाओगे ने गहरी सांस ली। वह हमेशा से जानती थी कि उसकी बहन के मन में अर्जुन केलोरा के लिए कुछ भावनाएं थीं। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन केलोरा के लिए उसकी बहन की भावनाएं इस स्तर तक पहुंच गई थीं। अगर यह पहले होता तो चांगसेन के लिए मियाओहुआन की भावनाएं सिर्फ पसंद और प्रशंसा की होती। लेकिन कई बार यादें किसी व्यक्ति को सुंदर बना सकती हैं। अब जब हमने यह अनुभव कर लिया है, तो मियाओहुआन की पसंद, प्रशंसा और दुख की भावनाएं केवल बढ़ती रहेंगी और चांगसेन को कभी नहीं भूल पाएंगी। लू मियाओगे अपनी बहन के व्यक्तित्व से बहुत परिचित थी। वह ये भी जानती थी कि इस घटना के बाद उसकी बहन अर्जुन केलोरा को कभी नहीं भूलेगी। अर्जुन केलोरा के साथ अपने कर्म के बारे में सोचते हुए, और अब उसकी बहन भी ऐसी ही थी, वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन अर्जुन केलोरा के अनिश्चित भाग्य के बारे में सोचते हुए लू मियाओगे ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह बस यही उम्मीद कर रही थी कि अर्जुन केलोरा सुरक्षित लौट सके। कोई बात नहीं, चांगसेन जरूर वापस आएगा, जरूर। लू मियाओगे ने धीरे से अपनी बहन को सांत्वना दी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प का भाव था। उसे लग रहा था कि अर्जुन केलोरा इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जब तक उसने अर्जुन केलोरा की लाश नहीं देखी थी, तब तक उसे विश्वास नहीं होगा कि वह मर चुका है। उसी समय चौथे एल्डर के निवास पर चांगसेन शत्रु को फुसलाकर भगाने गया और 3 क्यूई शोधन के अंतिम चरण के साधक उसके पीछे गए। लू युवानडिंग और लू युवानहुआ की बातें सुनकर चौथे बुजुर्ग की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। अर्जुन केलोरा के साथ इतनी बातचीत करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उसका पोता ससुर उतना सरल नहीं है जितना वह ऊपर से दिखता है। उसके पास कुछ अज्ञात रहस्य थे। लू परिवार के पूर्वज ने भी कहा था कि अर्जुन केलोरा बहुत भाग्यशाली व्यक्ति थे। इसलिए वह जानती थी कि अर्जुन केलोरा को अपने ऊपर पूरा भरोसा था जब उसने दुश्मन को बहकाया था, और उसे पूरा विश्वास था कि वह क्यूई शोधन के अंतिम चरण के साधक के पीछा से बच सकता है। लेकिन अब जब लू युवानहुआ ने बताया कि तीनों साधकों ने सीधे अर्जुन केलोरा का पीछा किया था, तो उसका दिल चिंता से भारी हो गया। अब सर्वोच्च प्राथमिकता दूसरे एल्डर को बचाने के लिए लोगों को भेजना है। मैं पूर्वज से मिलने जाऊंगा और देखूंगा कि क्या चांगसेन का पता लगाने का कोई रास्ता है।
चौथे एल्डर ने अनेक तूफानों का अनुभव किया था, इसलिए उन्होंने भावनाओं पर समय बर्बाद नहीं किया और शीघ्र ही शांत हो गए तथा इस बात पर चर्चा करने लगे कि स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए और उसका समाधान कैसे किया जाए। हाय चांगसेंग, अगर तुम्हारा अंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा तो मैं मियाओयुन का सामना कैसे कर सकता हूँ। लू युवानरिंग और लू युवानहुआ के चले जाने के बाद चौथे एल्डर ने भी गहरी सांस छोड़ी। उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी पोती को इस खबर के बारे में न बताने का निर्णय लिया ताकि उसे चिंता न हो। इसके बाद वह लू परिवार के पूर्वज की तलाश में किंजू घाटी की गहराई में चली गई, ये देखने के लिए कि क्या अर्जुन केलोरा की स्थिति का पता लगाने का कोई तरीका है। 2 दिन बाद क्या चांगसेन दुश्मन को बहका कर ले गया और अब गायब है। आप चांगसेन को इतना खतरनाक काम कैसे करने दे सकते हैं। दूसरे बुजुर्ग और लू परिवार के सदस्य एकत्र हुए और अर्जुन केलोरा की स्थिति के बारे में सुनकर उनके चेहरे गुस्से से भर गए और उन्होंने लू युवानहुआ को घूर कर देखा। इससे पहले उन्होंने अर्जुन केलोरा को पूरी तरह से नहीं पहचाना था। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अर्जुन केलोरा की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह लू परिवार में पूरी तरह से एकीकृत हो सकता है। लेकिन अर्जुन केलोरा ने यू परिवार के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और लू मियाओगे की जान बचाई। अब जबकि लू परिवार संकट का सामना कर रहा था और उसने दृढ़ता से कहा था कि वह लू परिवार के साथ खड़ा रहेगा, उसने पहले ही अर्जुन केलोरा को अपने में से एक के रूप में पूरी तरह से पहचान लिया था। लेकिन अब लू युवानहुआ कह रहा था कि अर्जुन केलोरा दुश्मन को फुसलाकर भगा ले गया है और अब गायब है, जिससे वह क्रोधित हो गया। दूसरा एल्डर लू युवानहुआ ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। क्या आपको चांगसेन के ठिकाने के बारे में कोई सुराग मिला है। दूसरे बुजुर्ग ने गहरी आवाज में पूछा। नहीं, हमने उस क्षेत्र की तलाशी ली है जहां चांगसेन ने दुश्मन को भगाया था, लेकिन वहां युद्ध का कोई संकेत नहीं है। केवल 2 संभावनाएं हैं। लू युवानहुआ ने बात की। युद्ध के संकेतों की कमी का मतलब था कि दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध नहीं हुआ था और लड़ाई जल्दी ही समाप्त हो गई थी। अतः केवल 2 ही संभावनाएं थीं। या तो अर्जुन केलोरा सीधे बच निकला था, या अर्जुन केलोरा को 3 क्यूई शोधन अंतिम चरण के साधकों द्वारा आसानी से पकड़ लिया गया और मार दिया गया। 3 क्यूई शोधन के अंतिम चरण के साधकों का सामना करते हुए वे सभी यह मानने से खुद को नहीं रोक सके कि बाद वाली संभावना अधिक संभावित थी। क्या हम अब पूर्वजों को रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे बुजुर्ग ने अर्जुन केलोरा के लिए पूर्वज की पिछली प्रशंसा के बारे में सोचा और पूछा। चौथे बुजुर्ग पूर्वज की तलाश में गए हैं, लेकिन चांगसेन ने कोई टोकन या आत्मा मार्गदर्शक वस्तुएं नहीं छोड़ी है, इसलिए पूर्वज भी उनकी स्थिति को महसूस नहीं कर सकते हैं। लू युवानहुआ ने कड़वाहट से कहा। लू परिवार जैसे परिवार जो अमरता की साधना करते थे, उनके पास किसी व्यक्ति के जीवन या मृत्यु का निर्धारण करने के लिए आत्मा लैंप या पहचान पत्र नहीं थे। अप्रत्याशित घटनाओं से बचने के लिए परिवार के पूर्वज द्वारा केवल कुछ मुख्य शिष्यों को ही आत्मा मार्गदर्शक वस्तुएं या टोकन दिए जाते थे। खोजो, खोज जारी रखो, खोज सीमा का विस्तार करो, तुरंत संदेश भेजो। दूसरे एल्डर सीधे बोलने से पहले एक क्षण के लिए चुप हो गए। इस दौरान एक पहाड़ी गुफा में वापस लौटने का समय हो गया है। अगर मैं वापस नहीं गया तो मियाओयुन और बाकी लोग दूसरे बड़े और बाकियों को लौटते हुए देखेंगे, लेकिन अगर मैं वापस नहीं गया तो वे जरूर चिंता करेंगे। 2 दिनों तक छिपने के बाद अर्जुन केलोरा ने बाहर आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि अब समय आ गया है। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर कुछ नकली युद्ध के निशान बना लिए। फिर वह गुफा से बाहर निकला, अपने भंडारण बैग से स्टील पंख वाले ईगल को मुक्त किया और किंजू पर्वत की ओर उड़ गया। 1 दिन बाद अर्जुन केलोरा स्टील पंख वाले बाज पर सवार होकर किंजू पर्वत के बाहर उतरे। अर्जुन केलोरा, तुम वापस आ गए। क्या तुम ठीक हो। पहाड़ी द्वार पर लू परिवार के एक बुजुर्ग ने अर्जुन केलोरा को देखा और तुरंत चौंककर चिल्लाया। अर्जुन केलोरा की स्थिति का आकलन करने और ये देखने के बाद कि वह गंभीर रूप से घायल नहीं है, बुजुर्ग राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं पीछा करने से बचकर 2 दिन तक बाहर छिपा रहा, इसलिए अभी लौटा हूँ। अर्जुन केलोरा ने उत्तर दिया। अच्छा है कि तुम वापस आ गए। अच्छा है कि तुम वापस आ गए। परिवार ने तुम्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेजा है। मैं अभी उन्हें वापस बुलाने के लिए संदेश भेजती हूँ। लू परिवार के बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा। लू युवानदिन ने पहले ही उसे निर्देश दिया था कि अर्जुन केलोरा को वापस आते देख वह तुरंत संदेश भेजे। मैंने परिवार को चिंतित कर दिया है और मुझे वापस जाकर अपनी सुरक्षा की रिपोर्ट देनी चाहिए। अर्जुन केलोरा ने कहा, ये जानते हुए कि इस बार उसके कार्यों से निश्चित रूप से लू परिवार चिंतित होगा। इसके अलावा जब उनकी पत्नियों और बच्चों को पता चला कि अन्य लोग तो ज्वेलोग मार्केट से लौट आए हैं, लेकिन वह नहीं लौटे हैं, तो वे निश्चित रूप से चिंतित हो गए होंगे। घर से 1 साल की अनुपस्थिति के बारे में सोचते हुए वह अपनी पत्नियों और बच्चों को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। अच्छा, तुम जाओ। लू परिवार के बुजुर्ग ने देखा कि अर्जुन केलोरा को केवल मामूली चोटें आई थीं और उन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया और किंजू पर्वत में प्रवेश किया तथा तुरंत सीधे घर की ओर चल पड़ा।
रास्ते में उन्होंने सूक्ष्मता से देखा कि लू परिवार वर्तमान में उच्च अलर्ट की स्थिति में था और कई अन्य शिष्य गश्त कर रहे थे। उन्होंने रास्ते में लू परिवार के कई शिष्यों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान किया और अर्जुन केलोरा को पता था कि केवल कुछ ही लोगों को उनके खतरे से सामना के बारे में पता था। कुछ ही समय बाद अर्जुन केलोरा ने किंजू घाटी में प्रवेश किया और अपनी जागीर पर पहुंच गया। पति वापस आ गया है। पिताजी देखो, पिताजी वापस आ गए हैं। जैसे ही अर्जुन केलोरा ने दरवाजे में प्रवेश किया, आंगन में बच्चों के साथ खेल रही कई पत्नियां उसे देखकर तुरंत खुशी से दौड़ पड़ी। पतिदेव, आपको क्या हुआ है? आपका ताओवादी वस्त्र क्यों क्षतिग्रस्त है? पत्नियों में से एक ने तुरंत अर्जुन केलोरा के ताओवादी वस्त्र को हुए नुकसान को देखा और चिंता से पूछा। पत्नियों की प्रतिक्रिया देखकर अर्जुन केलोरा को तुरंत पता चल गया कि लू परिवार ने उन्हें रास्ते में खतरे का सामना करने के बारे में नहीं बताया था। इसलिए उनकी पत्नियों को किसानों द्वारा पीछा किए जाने और उन पर हमला किए जाने के बारे में पता नहीं चला। अर्जुन केलोरा ने घटना को कमतर आंकते हुए हाथ हिलाते हुए कहा, वापस आते समय मेरे साथ एक छोटी सी दुर्घटना हुई। यह कोई गंभीर बात नहीं है। वह अपनी पत्नियों को चिंतित नहीं करना चाहता था। उसने जल्दी से नए कपड़े पहने और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पिछवाड़े में चला गया। वहां उसने अन्य पत्नियों और बच्चों को देखा। पति, आप वापस आ गए। पिछवाड़े में मौजूद लू म्याओयुन और क्यू झेन सहित अन्य पत्नियां भी अर्जुन केलोरा को देखकर खुशी से चिल्ला उठीं। उन्होंने बच्चों को नीचे उतारा और खुशी के भाव से अर्जुन केलोरा को गले लगाने के लिए दौड़े। हे, क्या तुम्हें मेरी याद आई? अर्जुन केलोरा ने दोनों छोटी पत्नियों को कसकर गले लगाया। मैंने किया, लू म्याओयुन ने सौम्य और आकर्षक स्वर में कहा। क्वो झेन, जो अब पहले की तरह शर्मिली नहीं थी, ने अर्जुन केलोरा को कसकर गले लगाया और मीठी आवाज में कहा, मुझे भी तुम्हारी याद आई पत्नियों। अर्जुन केलोरा ने गर्मजोशी से उत्तर दिया। कुछ देर तक दोनों महिलाओं को गले लगाने के बाद उसने पक्षपात नहीं किया, बल्कि अपनी सभी पत्नियों और रखैलों के प्रति चिंता दिखाई। फिर उसने बच्चों की ओर देखा, लेकिन अब वे इतने अधिक थे कि वह थोड़ा चकित हो गया। वह ये भी नहीं बता सकता था कि कौन कौन है, खासकर तब जब वह 1 साल से घर से दूर था। सभी पत्नियों ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया था और 11 नए बच्चे थे जिन्हें उसने पहले न तो देखा था और न ही गोद में लिया था। बाद में अर्जुन केलोरा ने बच्चों को देखा और 11 नए बच्चों को नाम दिए। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ बातचीत शुरू की, उन्हें ज्यूलोग मार्केट में अपने अनुभवों के बारे में बताया और परिवार के बारे में उनकी कहानियां सुनी। तभी एक सुखद और आनंदपूर्ण आवाज सुनाई दी। अर्जुन केलोरा। एक खूबसूरत महिला, लगभग 18 या 19 साल की, नाजुक विशेषताओं, तेजस्वी चेहरे और पतली आकृति वाली, काले और सुनहरे ताओवादी वस्त्र पहने हुए अर्जुन केलोरा को देख रही थी। फिर वह प्रसन्न भाव से अर्जुन केलोरा के पास पहुंची। अर्जुन केलोरा ने द्वितीय मिस की ओर देखा जो प्रसन्न भाव से उसकी ओर दौड़ रही थी, और वह थोड़ा अचंभित हो गया। वह नहीं जानता था कि आज दूसरी मिस को क्या हुआ था, वह इतनी उत्साहित क्यों थी। लेकिन फिर भी उसने सहज रूप से अपनी बाहें खोल दी। अचानक एक सुगंध उसकी नाक में घुस गई और वह कोमलता में लिपट गया। क्या चल रहा है? लू म्याओयुन, क्वो झेन और अर्जुन केलोरा के साथ बातचीत कर रही अन्य महिलाएं इस दृश्य को देखकर चौंक गईं। वे हक्के बक्के थे और समझ नहीं पा रहे थे कि लू म्याओहुआन अचानक उनके घर में क्यों आ गया और वह इतनी उत्साहित होकर अपने पति की बाहों में क्यों जा रही थी। लू म्याओहुआन के प्रसन्न चेहरे को देखते हुए, अपने पति को कसकर गले लगाते हुए, लू म्याओयुन, क्वो झेन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। इस बीच लू म्याओगे, जो लू म्याओहुआन के साथ आया था, असहाय भाव से देख रहा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बहन अर्जुन केलोरा की पत्नियों के सामने ऐसा कुछ करेगी, लेकिन वह अपनी बहन की भावनाओं को भी समझ सकती थी। पिछले कुछ दिनों से लू म्याओहुआन बेहोशी की हालत में था, न तो खा पा रहा था और न ही सो पा रहा था। जैसे ही उसने सुना कि अर्जुन केलोरा वापस आ गया है, वह बहुत खुश हुई और बोली कि वह आना चाहती है। लू म्याओगे ने अर्जुन केलोरा की ओर देखा, जिसे लू म्याओहुआन गले लगा रहा था, और उसने हल्के से अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें कोमल खुशी से भर गईं, लेकिन उसकी आंतरिक भावनाएं जटिल थीं, जिनमें मिश्रित भावनाएं थीं। लू म्याओहुआन ने अर्जुन केलोरा को एक क्षण के लिए गले लगाया था, फिर जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। उसे अचानक याद आया कि वह अर्जुन केलोरा के घर में थी। अभी भी बहुत सारे लोग उसके आसपास देख रहे थे, और ये सभी लोग अर्जुन केलोरा की पत्नियां थीं। उसने वास्तव में अर्जुन केलोरा की पत्नियों के सामने गले मिलने की पहल की थी। भले ही लू म्याओहुआन आमतौर पर बोल्ड और लापरवाह थी, दूसरों की राय की परवाह नहीं करती थी, फिर भी उसका चेहरा इस समय चमकदार लाल हो गया और उसने सीधे अपना चेहरा ढक लिया और भाग गई। ओह! अर्जुन केलोरा ने लू म्याओहुआन को देखा, जो जल्दी से चला गया था, और वह रुकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुस्कुराया और समझ गया कि उसके दिल में क्या हुआ था। ऐसा होना चाहिए था कि जब वह विपत्ति को मोड़ने गया था, तो इससे इस द्वितीय मिस को लगा कि वह गंभीर खतरे में है। जब उसने सुना कि वह जीवित है और वापस आ गया है, तो उसने उसे देखा और बहुत उत्साहित हो गई। बहन म्याओगे, मैंने आपको चिंतित कर दिया है।
इस समय अर्जुन केलोरा ने पास ही खड़ी एक सफेद कपड़े पहने दुबली पतली और सुंदर युवती की ओर देखा और मुस्कुराया। चूंकि लू मियाओगे लू मियाओहुआन के पीछे पीछे यहाँ तक आई थी, इसलिए उसे अवश्य ही इस विपत्ति के बारे में पता होगा और वह उसके लिए चिंतित होगी। आप ठीक हैं, यही बात मायने रखती है। लू मियाओगे ने देखा कि अर्जुन केलोरा को कोई नुकसान नहीं हुआ है और वह दिल से बहुत खुश हुई। हालांकि भले ही वह खुश थी, लेकिन वह अपनी छोटी बहन लू मियाओहुआन की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी और सीधे अर्जुन केलोरा पर झपट पड़ी। उसने केवल मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया और धीरे से बोली। उसका चेहरा मेकअप से अछूता, सुबह की ओस से भीगे फूल की तरह अत्यंत सुंदर था। लू मियाओयुन और क्यू झेनझेन ने अन्य महिलाओं के साथ लू मियाओहुआन को अपने पति को गले लगाते, अपना चेहरा ढकते और जाते हुए देखा। तब उनके पति ने मुस्कुराकर उस युवती से बातचीत की। एक गर्म और कोमल था, जैसे वसंत की हवा। दूसरी परी की तरह सुंदर और परिष्कृत थी। इससे उन्हें एक अव्यक्त सद्भाव की अनुभूति हुई। चूंकि तुम ठीक हो तो मुझे राहत मिलेगी। मैं हुआन को देखने जाऊंगा। लू मियाओगे रुके नहीं। इस स्थिति में अर्जुन केलोरा की कई पत्नियों की उपस्थिति के कारण उसे कुछ शर्मिंदगी और असहजता महसूस हुई। विशेषकर लू मियाओयुन के सामने उसे अपराधबोध और शर्म का एहसास हुआ। वह आमतौर पर लू मियाओयुन से मिलने की हिम्मत नहीं करती थी और आज केवल इसलिए क्योंकि वह अर्जुन केलोरा के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने आने की पहल की थी। मैं तुम्हें विदा कर दूंगा बहन मियाओगे, अर्जुन केलोरा ने तेजी से उसके पास जाते हुए कहा। लू मियाओगे पहले तो ये कहना चाहती थी कि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन अर्जुन केलोरा को पहले से ही आते देख उसने हल्के से अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। बहन मियाओगे, क्या आप अपनी चोट से उबर गई हैं? अर्जुन केलोरा ने स्वाभाविक रूप से पूछा। उस समय उनके इलाज के तहत लू मियाओगे की जिंदगी स्थिर हो गई थी, लेकिन उनकी चोटें हल्की नहीं थीं और उन्हें अभी भी स्वास्थ्य लाभ की जरूरत थी। वह आराम करने और स्वस्थ होने के लिए वापस आ गई थी। मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, लू मियाओगे ने धीरे से उत्तर दिया। यह अच्छा है, अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। दोनों चुप हो गए। पिछवाड़े से निकलकर सामने वाले आंगन में आने के बाद अर्जुन केलोरा ने लू मियाओगे का हाथ पकड़ते हुए कहा, बहन मियाओगे, मुझे आपकी बहुत याद आई। अर्जुन केलोरा ने लू मियाओगे का हाथ थाम लिया और ये शब्द सुनते ही उसका शरीर अकड़ गया, उसका दिल कांप उठा। वह थोड़ी शर्मा भी गई, डर रही थी कि कोई ये नजारा देख लेगा। बहन मियाओगे, क्या तुम्हें मेरी याद आई? अर्जुन केलोरा ने लू मियाओगे के कान की जड़ों को देखते हुए पूछा, जो थोड़ी लाल हो गई थी। लू मियाओगे का चेहरा लाल हो गया और वह एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर धीरे से बोली, मुझे भी तुम्हारी याद आई। मैं हुआन को देखने जाऊंगा। फिर वह अर्जुन केलोरा की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करती हुई तेजी से वहां से चली गई। उसके चेहरे पर कुछ घबराहट थी। लू मियाओगे की पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए अर्जुन केलोरा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, हंसा और पिछवाड़े में लौट गया। जैसे ही वह पिछवाड़े में लौटा, उसने लू मियाओयुन, क्वो झेनझेन और अन्य पत्नियों को देखा। सभी उसे उत्सुकता और गपशप भरे भाव से देख रहे थे। जूलोग मार्केट से वापस आते समय मेरे साथ एक छोटी सी घटना घटी, जिससे सेकंड मिस को लगा कि मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए जब उन्हें पता चला कि मैं वापस आ गया हूँ तो वह बहुत खुश हुई। अर्जुन केलोरा ने अपनी पत्नियों को कुछ बार गला साफ करते हुए समझाया। ओह, तो यही हुआ, क्वो झेनझेन ने अचानक समझ का भाव प्रकट करते हुए कहा, लेकिन साथ ही एक चंचल हंसी भी थी, जिससे स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। कोई बात नहीं पतिदेव, चूंकि हमारे घर में पहले से ही इतनी बहनें हैं, तो क्यों ना आप सिस्टर मियाओगे और सिस्टर मियाओहुआन को भी अपनी पत्नी बना ले। लू मियाओयुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। मुख्य पत्नी के रूप में वह पहले से ही अर्जुन केलोरा द्वारा रखेल रखने के बारे में खुले विचारों वाली हो गई थी। अर्जुन केलोरा द्वारा हर दिन महिलाओं को घर वापस लाने के बारे में सोचते हुए लू मियाओगे और लू मियाओहुआन को अपनी पत्नियों के रूप में लेना बेहतर था। इसे धन को परिवार के भीतर ही रखने के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा वह जानती थी कि उसका पति कई स्पिरिट रूट बच्चे पैदा करना चाहता था। लू मियाओगे और लू मियाओहुआन दोनों मध्यम श्रेणी के स्पिरिट रूट्स थे। यदि वे बच्चों को जन्म देती तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे भविष्य में मध्यम श्रेणी के स्पिरिट रूट बच्चों को जन्म देती। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हालांकि अर्जुन केलोरा के दिल में यह इरादा था, लेकिन वह निश्चित रूप से इस समय इससे सहमत नहीं हो सकता था। पति जी, हम सच कह रहे हैं, लू मियाओयुन ने चंचल स्वर में कहा। हाँ, बहन सही कह रही है। जब भी मैं आपको बहन मियाओगे के साथ देखता हूँ, मुझे लगता है कि आप दोनों में बहुत मेल है। क्वो झेनझेन ने आवाज लगाई। वाह, तुम अपने पति को चिढ़ा रही हो। लगता है तुम्हें बहुत दिनों से परिवार के नियमों की सजा नहीं मिली है। अर्जुन केलोरा ने अपने दिल में गर्मजोशी महसूस करते हुए कहा, ये सोचकर कि उसकी छोटी पत्नियां वास्तव में विचारशील और समझदार थीं। जैसे ही वह अपनी पत्नियों को अनुशासित करने वाला था, चौथा एल्डा पहुंचा। दादी माँ। अर्जुन केलोरा और लू मियाओयुन दोनों ने अपने कपड़े थोड़े ठीक किए और उसका अभिवादन करने के लिए बाहर आए। क्वो झेनझेन और अन्य महिलाएं भी झुककर दादी माँ कहकर पीछे पीछे चली।
चांग सेन, जब तक तुम ठीक हो यही सब मायने रखता है, चौथे बुजुर्ग ने कहा। उन्होंने ये भी सुना था कि अर्जुन केलोरा वापस आ गया है और देखने आ रहा है। ये देखकर कि अर्जुन केलोरा को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसे भी राहत महसूस हुई। लू मियाओयुन और अन्य सभी महिलाएं यहाँ थीं और उसने अर्जुन केलोरा से यह नहीं पूछा कि वह पीछा किए जाने से कैसे बच निकला। उसने बस उसके साथ थोड़ी देर बातचीत की और अपने परपोते को देखने चली गई। जूलोग मार्केट से 1000 मील दूर एक पर्वत शिखर पर। क्या हो रहा है? 2 दिन हो गए हैं और वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हुई हो और लू परिवार किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ को छुपा रहा हो? एक काले कपड़े पहने, नकाब पहने, कुछ अस्तव्यस्त सांसों के साथ एक आदमी अपने आप से बुदबुदाया। ये सोचते हुए कि उसके 3 साथी केवल लू परिवार के कुछ जूनियरों का पीछा कर रहे थे। यह असंभव था कि वे 2 दिनों के बाद निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंचे होंगे जब तक कि उन्हें किसी दुर्घटना का सामना न करना पड़ा हो। वह रात होने तक इंतजार करता रहा, लेकिन फिर भी उसे अपने साथी नहीं दिखे और नकाबपोश व्यक्ति ने भी इंतजार करना बंद कर दिया। उसने अपने भंडारण बैग से भेस के लिए कपड़ों का एक सेट निकाला। एक मजबूत, बैंगनी वस्त्रधारी और देहाती चेहरे वाले व्यक्ति का रूप धारण करके वह एक उड़ते हुए जादुई हथियार पर सवार होकर जूलोग बाजार की ओर चल पड़ा। अगले दिन कुलपति लू युवानरिंग और अन्य लोगों ने अर्जुन केलोरा को बुलाकर स्थिति के बारे में पूछा। मौत से बाल बाल बचने के बारे में अर्जुन केलोरा ने लंबे समय से एक स्पष्टीकरण के बारे में सोचा था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने रूज कल्टीवेटर मार्केट से एक सुरक्षात्मक खजाना प्राप्त किया है। इस खजाने पर भरोसा करके ही वह भागने के लिए 100 मील अदृश्यता तावीज का उपयोग करने में सक्षम हुआ था। अर्जुन केलोरा की व्याख्या सुनने के बाद लू युवानरिंग और अन्य लोग, हालांकि कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे, उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। आखिरकार इस मामले के विवरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चाहे वह सच हो या झूठ, अर्जुन केलोरा के सभी कार्य लू परिवार के लाभ के लिए थे और प्रशंसा के योग्य थे। लू युवानरिंग ने कहा, चांग सेन, इस बार आपने बहुत पुण्य कमाया है और परिवार आपको 1000 पारिवारिक योगदानों से पुरस्कृत करेगा। हालांकि आप भविष्य में इतने लापरवाह नहीं हो सकते। लू युवानरिंग ने अर्जुन केलोरा की ओर ऐसी निगाह से देखा जिसमें प्रशंसा की झलक भी थी। मूलतः उनकी धारणा में अर्जुन केलोरा हमेशा एक सतर्क और स्थिर व्यक्ति थे, लेकिन इस बार उन्होंने वीरतापूर्ण आभा के साथ साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। इससे उन्हें अर्जुन केलोरा के बारे में अपनी धारणा का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका मिला। वह ये सोचकर प्रशंसा की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह नीले बादल संप्रदाय से एक अच्छा अंकुर लेकर आया है। धन्यवाद कुलपति, अर्जुन केलोरा ने थोड़ा झुकते हुए कहा। 1000 योगदान 1000 स्पिरिट स्टोन के बराबर थे। इसके अलावा योगदान अंकों का उपयोग लू परिवार के भीतर बाहरी दुनिया की तुलना में 70-80% छूट पर वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह इनाम छोटा नहीं था। चांग सेन, जैसा कि आप परिवार की वर्तमान स्थिति जानते हैं, हमें भविष्य में और अधिक तावीज बनाने के लिए आप पर निर्भर रहना होगा, लू युवानरिंग ने आगे कहा। चिंता मत कीजिए, इस अवधि के दौरान आपके द्वारा बनाए गए तावीजों की योगदान दर पहले की तुलना में 10% अधिक होगी। अर्जुन केलोरा ने फिर से थोड़ा झुककर प्रणाम किया। दूसरे दर्जे की तावीज तकनीक वाले किसी व्यक्ति के लिए जो 100% सफलता दर के साथ तावीज बना सकता था, अधिक तावीज बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? लू युवानरिंग ने पूछा। कुलपति, हमें कब तक यहाँ इकट्ठा रहना होगा? क्या इस दौरान बाहर जाना कम से कम करना संभव है? अर्जुन केलोरा ने पूछा। 1 साल हो गया था जब उन्होंने अपनी पत्नियों और बच्चों, जिनमें लू लांशु और लू पिंगान भी शामिल थे, को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेजा था। वह एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया था। इसलिए अर्जुन केलोरा भी अपनी पत्नियों और बच्चों से मिलने के लिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया में जाने के बारे में सोच रहे थे। इसके अलावा हाल ही में उन्हें होंगी से एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि जिया चाओयांग के पास 4 ग्रेट स्पिरिट रूट था। उन्होंने ब्लू क्लाउड संप्रदाय की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और सफलतापूर्वक ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो गए थे। साथ ही उस साधक की भी जांच की गई जिसने क्वो झेनझेन के पूरे परिवार को मार डाला था। यह एक क्यूई शोधन 5वें चरण का साधक था। होंगी और ली फेयू ने उसे पकड़ने के लिए लोगों का नेतृत्व किया था और उसे मार्क्विस रू यी की हवेली में पकड़ कर रखा था तथा अर्जुन केलोरा द्वारा उससे निपटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए अर्जुन केलोरा भी क्यू झेनझेन को धर्मनिरपेक्ष दुनिया की यात्रा पर ले जाने की योजना बना रहा था। लू युवानरिंग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ये समयावधि लगभग 2 से 3 महीने या शायद 1 वर्ष होगी। जहां तक बाहर जाने की बात है, अगर कोई जरूरी काम न हो तो आप अस्थायी रूप से किंजू पर्वत पर ही रह सकते हैं और बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन केलोरा ने थोड़ा सिर हिलाया। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस अपने बच्चों से मिलना चाहता हूं जिन्हें मैंने धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेजा है। लू युवानरिंग ने कहा, चूंकि यह कोई जरूरी मामला नहीं है, इसलिए आप अभी किंजू पर्वत पर ही रह सकते हैं। हाँ कुलपति, अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा, अलविदा कहा और चले गए। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि लू परिवार अपने सभी सदस्यों को वापस इकट्ठा कर रहा है। ये सिर्फ चेन परिवार के हमले के कारण नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रहे थे।
अन्यथा लू परिवार के पूर्वज मरने वाले थे तो उन्होंने लोगों को वापस क्यों बुलाया? चेन परिवार के साथ मौत तक लड़ाए। इस समय किया कुल के लोगों को अलग अलग रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए और अपनी वंशावली को बनाए नहीं रखना चाहिए। अर्जुन केलोरा ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मुख्य हॉल से बाहर चला गया। यह मामला खत्म होने के बाद मैं अर्जुन केलोरा से हुआन के मामलों के बारे में भी बात कर सकता हूँ। लू युवानडिंग ने अर्जुन केलोरा के जाते हुए स्वरूप को देखते हुए मन ही मन सोचा, मुझे नहीं पता कि इस बार अर्जुन केलोरा सहमत होंगे या नहीं। लू युवानडिंग ने अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए आह भरी। पिछले कुछ दिनों में उसने उसका उदासीन और प्रेम रोगी रूप देखा था। वह जानता था कि उसकी बेटी पहले ही अर्जुन केलोरा से बहुत प्यार कर चुकी है और किसी और से शादी नहीं करेगी। उसे अर्जुन केलोरा की पत्नियों और रखैलों से भी कोई आपत्ति नहीं थी। जहां तक अपनी बेटी की शादी अर्जुन केलोरा से करने की बात है तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार उनकी राय में बहुत सारी पत्नियां और बच्चे होने के अलावा अर्जुन केलोरा की स्थिति सभी शीर्ष स्तर की थी। लू म्याहुआन का अर्जुन केलोरा से विवाह करना भी एक अच्छा विकल्प था। लेकिन अब समस्या ये थी कि उनकी बेटी तो तैयार थी, लेकिन अर्जुन केलोरा को भी सहमत होना पड़ा। वह यूं ही जाकर अर्जुन केलोरा से भीख तो नहीं मांग सकता था, है ना? आह, ये सोचकर लू युवानडिंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वह एक बूढ़े पिता की तरह महसूस कर रहा था जो बहुत चिंतित था। अर्जुन केलोरा अभी जागीर से बाहर ही निकला था कुछ ही दूरी पर जब उसने एक मधुर और मार्मिक आवाज सुनी। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तुरंत ही उसने देखा कि द्वितीय मिस लू म्याहुआन उसे हाथ हिलाकर देख रही थी और तेजी से उसकी ओर आ रही थी। आज द्वितीय मिस ने गहरे काले रंग की सुनहरी कढ़ाई वाली पोशाक पहनी हुई थी, जिसके साथ एक टाइट फिटिंग कोर्सेट था जो उसके सुडौल शरीर को और अधिक उभार रहा था, जिससे वह सुंदर और आकर्षक लग रही थी। उसकी पोशाक के किनारे से पतली सीधी टांगें दिख रही थीं, जो पतली काली रेशमी मोजों में लिपटी हुई थी, जिससे कामुकता का एहसास हो रहा था। उसके पैरों में ऊंची एड़ी वाले काले जूते थे जिन पर बारीक सोने के पैटर्न बने हुए थे। ये पोशाक वैसी ही थी जैसी अर्जुन केलोरा ने उसे पहली बार मिलते समय पहने हुए देखी थी, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक रूढ़िवादी थी, जिससे उसके गोरे और गोल कंधे या नाजुक कॉलरबोन का पता नहीं चलता था। दूसरी मिस अर्जुन केलोरा ने लू म्याहुआन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन केलोरा, यह आपका तावीज है, हमने इसे पहले इस्तेमाल नहीं किया था। लू म्याहुआन ने हाथ में तावीजों का ढेर पकड़े हुए उसकी ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए कहा। उसकी ऊंची एड़ियां जमीन पर टैप 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 की आवाज के साथ टकरा रही थी, जो पहले से ज्यादा हल्की और फुर्तीली लग रही थी। मुझे खेद है कि आपको इसे विशेष रूप से यहाँ भेजने के लिए परेशान किया जा रहा है, द्वितीय मिस। अर्जुन केलोरा ने एक नजर डाली और मुस्कुराया। इसमें कोई परेशानी नहीं है, लू म्याहुआन ने जवाब दिया। उसके गाल थोड़े लाल हो गए और उसने अपना सिर हिलाया। फिर उसने धीरे से कहा, पहले के लिए फिर से धन्यवाद। इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? अर्जुन केलोरा ने मूल रूप से गर्वित और अलग थलग रहने वाली दूसरी मिस की ओर देखते हुए पूछा, जो अब आसानी से शर्मा गई और वह प्रशंसा की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह अब भी उसके गर्वीले और अलग व्यवहार को पसंद करता था। यह इस बारे में है कि जब हम वापस लौटे तो क्या हुआ? लू म्याहुआन ने कहा। अर्जुन केलोरा, तुम उड़ने वाली नाव से क्यों उतरे? क्या तुम्हें पता नहीं था कि यह खतरनाक है? क्या तुम्हें मरने का डर नहीं था? लू म्याहुआन ने पूछा। मुझे पता था, मुझे डर था, अर्जुन केलोरा ने लापरवाही से उत्तर दिया। चूंकि तुम डरी हुई थी तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये बहुत खतरनाक था, लू म्याहुआन ने पूछना जारी रखा। हालांकि अर्जुन केलोरा अब ठीक थी, लेकिन उस समय की स्थिति के बारे में सोचकर उसे अभी भी डर लगता था। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन केलोरा कैसे जीवित बच निकलने में कामयाब हो गया। अर्जुन केलोरा ने बताया, उस समय मुझे किसी का ध्यान भटकाना था, अन्यथा हम सभी खतरे में पड़ जाते। मुझे लगा कि मैं ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। अगर मैं आगे नहीं बढ़ता तो हमें देर हो जाती, और अगर सेकंड मिस को कोई खतरा हो जाता तो क्या होता? अर्जुन केलोरा ने द्वितीय मिस की अभिव्यक्ति को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। लू म्याहुआन ने उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान और उसकी आवाज में चंचल लहजा देखा, और वह समझ गई कि वह जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा कि अर्जुन केलोरा सच बोलने के लिए चंचल लहजे का इस्तेमाल कर रहा है। यदि द्वितीय मिस आभारी महसूस करती हैं, तो आप अपनी सराहना दिखाने के लिए कल की तरह मुझे गले लगा सकती हैं। अर्जुन केलोरा ने लू म्याहुआन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। तुम सपना देख रहे हो, लू म्याहुआन ने कल के अपने शर्मनाक व्यवहार के बारे में सोचते हुए जवाब दिया, और वह हल्के से गुस्से में जाने के लिए मुड़ी। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक पीछे मुड़ी और अर्जुन केलोरा की ओर चल पड़ी और उसे गले लगा लिया। क्या ये पर्याप्त है? अर्जुन केलोरा, जो कुछ कहने ही वाले थे, एक क्षण के लिए अचंभित हो गए और स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसने ठीक समय पर पैट्रियार्क लू युवानडिन को बाहर निकलते देखा था। अर्जुन केलोरा को कोई जवाब न देते देख लू म्याहुआन ने पूछा। उसने भी अपना सिर घुमाया और तुरंत अपने पिता को देखा। उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ।
उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता उसे अर्जुन केलोरा को गले लगाते हुए देखेंगे, और उसने शर्म से अपना सिर नीचे करते हुए जल्दी से उसे छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि मेरी पिछली चिंताएं अनावश्यक थी। लू युवानडिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे उसने कुछ नहीं देखा हो, और वापस जाने के लिए मुड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन केलोरा के साथ उनकी बेटी का रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। साथ ही उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन केलोरा उतना सरल नहीं था जितना वह सतह पर दिखता था। ये सब तुम्हारा दोष है, लू म्याहुआन ने अपने पिता की दिखावटी अभिव्यक्ति को देखते हुए कहा, और अर्जुन केलोरा को डांटा। उसने अर्जुन केलोरा से और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से घर लौट आए। मुझे वास्तव में पैट्रियार्क ने पकड़ लिया था, ये वास्तव में। अर्जुन केलोरा वापस लौटते हुए सोच रहा था कि कैसे लू म्याहुआन ने उसे गले लगाया था, और लू युवानडिंग वहां आ गया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। वह निराशा में अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसके दिल में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। अब इस द्वितीय मिस का स्वभाव भी सुधर गया है। अर्जुन केलोरा को भी कुछ आत्मविश्वास था, वह इस द्वितीय मिस को वश में करने में सक्षम था। इस स्थिति में वह इस दूसरी मिस को अपनी पत्नी के रूप में घर ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं। तो पकड़ा जाना तो बस पकड़ा जाना ही था। यह ऐसा था जैसे अपने भावी ससुर को पहले से ही सूचित कर दिया गया हो। मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे एक दिन सबसे बड़ी मिस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए, और पैट्रियार्क को हमें अचानक पकड़ लेने देना चाहिए, ताकि उन्हें कुछ मनोवैज्ञानिक तैयारी मिल सके, अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उन्हें लगा कि अभी बहुत जल्दी है। अन्यथा उसे डर था कि लू युवानडिंग उसे तलवार से काट डालेगी। आखिरकार एक ही व्यक्ति द्वारा दो बेटियों की देखभाल करना किसी भी पिता के लिए असहनीय था। हालांकि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, अर्जुन केलोरा ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। उन्होंने महसूस किया कि दोनों बहनों को अपनी पत्नी के रूप में घर ले जाना इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि कहावत है, जब नाव पुल पर पहुंचती है तो वह अपने आप सीधी हो जाती है। अर्जुन केलोरा ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और घर की ओर चल पड़ा। अगले दिनों में अर्जुन केलोरा ने खेती करना, ताबीज बनाना और अपनी पत्नियों के साथ रहना जारी रखा। अपने खाली समय में वह बच्चों के लिए साधारण लकड़ी के खिलौने, यांत्रिक जानवर और यांत्रिक जानवर बनाने के लिए अपने कठपुतली कौशल का भी उपयोग करते थे। इसी विधि के माध्यम से उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि उन्होंने कठपुतली कला की कुछ तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। कठपुतली तकनीक से बनाए गए इन खिलौनों के प्रति बच्चों का उत्साह देखकर अर्जुन केलोरा को अचानक एक वाक्यांश सूझा। रुचि बच्चों के लिए सबसे अच्छा शिक्षक है। उन्होंने सोचा कि क्या वे इस पद्धति का उपयोग बच्चों में कठपुतली कला के प्रति रुचि जगाने के लिए कर सकते हैं। यदि बच्चे कठपुतली कला में कुछ प्रतिभा दिखाएं तो उन्हें भविष्य में कठपुतली कलाकार बनने के लिए तैयार किया जा सकता है। यद्यपि कठपुतली कला गोली बनाने, व्यूह रचना, यंत्र बनाने या ताबीज बनाने जैसी प्रतिष्ठित कला नहीं थी, फिर भी यह एक अच्छा कौशल था। इसके अलावा जिन बच्चों में आत्मिक जड़ नहीं है, उनके लिए कठपुतली कला का कुछ ज्ञान उन्हें एक ऐसा कौशल प्रदान करेगा जिसका उपयोग वे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में प्रवेश करने पर कर सकेंगे। वे लकड़ी के बैल, लकड़ी के पक्षी, यांत्रिक जानवर और खगोलीय उपकरण जैसे जटिल तंत्र बना सकते थे। तुरंत ही अर्जुन केलोरा ने अपना खाली समय बच्चों के साथ सरल यांत्रिक खिलौने बनाने और उन्हें कठपुतली कला सिखाने में बिताना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आधा महीना बीत गया। इस दौरान लू परिवार के कई शिष्य किंजू पर्वत पर लौट आए। अर्जुन केलोरा ने लू मियाओयुन से सुना कि लू परिवार के कई शिष्यों पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें वापस लौटते समय मार दिया गया। इसके अलावा परिवार के शिष्यों को वापस बुलाए जाने के कारण लू परिवार के कई क्षेत्रों पर चेन परिवार द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। यहाँ तक कि आत्मा पत्थर की खदान, जिस पर लू परिवार और चेन परिवार के बीच विवाद था, अब चेन परिवार के नियंत्रण में थी। इस अवधि के दौरान लू परिवार के कुछ मेहमानों और नौकरों ने भी परिवार छोड़ने का फैसला किया। अर्जुन केलोरा ने ये सब देखा और जान गया कि यह अपरिहार्य था। आखिरकार ज्यादातर लोगों की नजर में लू परिवार और चेन परिवार के बीच मौजूदा संघर्ष स्पष्ट रूप से चेन परिवार के पक्ष में है। जैसे ही लू परिवार के पूर्वज का निधन हो जाता, किंजू पर्वत पर स्थित लू परिवार भी मृत हो जाता। एक साधारण अतिथि और सेवक के रूप में कुछ संसाधनों के लिए अपने जीवन को जोखिम में न डालना और लू परिवार के साथ रहना स्वाभाविक था। यदि लू परिवार और उसकी कई पत्नियों और बच्चों के साथ उसके गहरे संबंध न होते तो अर्जुन केलोरा भी छोड़ने का विकल्प चुनता। हालांकि अर्जुन केलोरा को लगा कि लू परिवार द्वारा अपने सभी शिष्यों को वापस इकट्ठा करने का ये कदम उतना आसान नहीं था जितना कि यह प्रतीत होता था। अन्यथा वह ये नहीं समझ पाता कि वे अपने सभी शिष्यों को वापस क्यों इकट्ठा करेंगे। यह असंभव था कि वे केवल किंजू पर्वत की रक्षा के लिए अपने सभी शिष्यों को वापस इकट्ठा कर सकें, या शायद वे चेन परिवार के साथ अंतिम हताश लड़ाई में शामिल होंगे। इस तरह की सोच खेती की दुनिया के तर्क के खिलाफ थी। जैसा कि कहावत है, यदि आप भूमि को संरक्षित रखते हैं लेकिन लोगों को खो देते हैं तो दोनों चीजें खो जाएंगी। यदि आप लोगों को संरक्षित रखते हैं लेकिन जमीन को खो देते हैं तो दोनों चीजें संरक्षित रहेंगी।
लू परिवार जैसे साधना परिवार के लिए अब उन्हें जो करना चाहिए वह है अपनी शक्ति को संरक्षित करना और नए फाउंडेशन स्थापना, महान गुरुओं के उद्भव की प्रतीक्षा करना। वर्तमान लाभों के लिए नहीं लड़ना, किंजू पर्वत की रक्षा नहीं करना या ऐसे हताश संघर्ष में शामिल नहीं होना जिसमें पूरे परिवार का बलिदान हो जाए। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। लू परिवार की वर्तमान स्थिति के कारण अर्जुन केलोरा को किसी भी समय अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ भागने की संभावना पर विचार करना पड़ा, इसलिए इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नियों और नौकर लड़कियों को गर्भवती नहीं होने दिया। आखिरकार यदि कोई संकट उत्पन्न हो जाए तो ये परेशानी की बात होगी यदि बच्चे उसी समय पैदा हो जाएं या यदि सभी पत्नियां गर्भवती हों। लू परिवार की स्थिति के बारे में सोचते हुए अर्जुन केलोरा ने अस्थायी रूप से बच्चे पैदा करने को टालने का फैसला किया। वह ये भी चाहते थे कि उनकी पत्नियां और नौकरानियां अपनी खेती पर ध्यान दें। बहुत समय हो गया था जब कोई नया जन्म हुआ था। इससे लू मियाओयुन, क्वो झेनझेन और अन्य पत्नियां असहज महसूस करने लगीं और उन्होंने अर्जुन केलोरा से पूछा कि क्या हो रहा है। यदि अर्जुन केलोरा अभी भी जोरदार और ऊर्जावान नहीं होते तो यह विषय समझाना मुश्किल होता। इस दिन लू बो अर्जुन केलोरा के निवास पर आया। उन्होंने घोषणा की कि कुलपति ने लू परिवार के सभी शिष्यों को किंजू पर्वत के केंद्रीय चौक पर इकट्ठा होने के लिए बुलाया है। क्या लू परिवार के सभी शिष्य एकत्रित हो रहे हैं? क्या हो रहा है लू बो? अर्जुन केलोरा ने पूछा। वह 10 वर्षों से किंजू पर्वत पर था और उसे ऐसी स्थिति का कभी सामना नहीं करना पड़ा था। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या लू परिवार चेन परिवार के साथ युद्ध करने जा रहा है या वे किंजू पर्वत को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। लू बो ने कहा, मुझे विवरण स्पष्ट नहीं है, मैं बस संदेश दे रहा हूं। वहां पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अर्जुन केलोरा ने आगे कोई सवाल न पूछते हुए जवाब दिया। वह लू मियाओयुन के साथ किंजू पर्वत के केंद्रीय चौक पर गया। जब वे पहुंचे तो अर्जुन केलोरा ने लू परिवार के कई शिष्यों और अतिथि सेवकों को देखा। ये पहली बार था जब उसने किंजू पर्वत पर इतने सारे लोगों को देखा था। आखिरकार वह आमतौर पर घर के अंदर ही रहता था और कभी कभार ही बाहर जाता था, या यूं कहें कि अधिकांश किसान बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। लोग आते रहे और 1 घंटे के भीतर लगभग सभी लोग वहां उपस्थित हो गए। चौक पर लोग कानाफूसी करते हुए और अटकलें लगाते हुए भरे हुए थे कि परिवार ने उन सबको एक साथ क्यों इकट्ठा किया है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। तभी 2 शक्तिशाली और भव्य आभा प्रकट हुई। सबने ऊपर देखा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद थे और चेहरा जवान था, उसने किंजू का लंबा चोगा पहना हुआ था और उसका चेहरा कठोर था, वहां आसमान से उतर रहा था। बूढ़े आदमी के बगल में एक अधेड़ उम्र का 40 साल का आदमी था जो हरा वस्त्र पहने हुए था और उसका चेहरा बहुत सुंदर था। सभी को आश्चर्य हुआ कि इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लू परिवार के पूर्वज की तरह एक भयानक आध्यात्मिक दबाव उत्सर्जित किया और वह हवा में उड़ रहा था। नमस्कार पूर्वज, नमस्कार पूर्वज, नमस्कार पूर्वज। सभी ने एक स्वर में चिल्लाकर सम्मान में अपना सिर झुकाया। हवा में उड़ना। लू परिवार ने एक नए फाउंडेशन स्थापना महान गुरु को जन्म दिया है। अर्जुन केलोरा भी आश्चर्यचकित हो गया और उसने सम्मान में अपना सिर झुका लिया। हवा में उड़ना केवल फाउंडेशन स्थापना चरण को पार करने के बाद ही संभव था। ये फाउंडेशन स्थापना के महान गुरुओं का प्रतीक विशेषता भी थी। ये परिष्कृत व्यक्ति जो लू परिवार के पूर्वज के साथ हवा में उड़ रहा था, स्पष्ट रूप से एक फाउंडेशन स्थापना महान गुरु था। मौन। लू परिवार के पूर्वज ने शांत स्वर में बात की जिससे चौक में शोर कम हो गया। फिर उसने अपनी निगाह से भीड़ पर नजर डाली। आज मुझे एक घोषणा करनी है। जैसा कि आप सभी ने देखा है, युवानजोग ने फाउंडेशन स्थापना चरण को पार कर लिया है। लू परिवार के पूर्वज की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट थी और सभी को सुनाई देती थी। नमस्कार पूर्वज युवानजोग, नमस्कार पूर्वज युवानजोग, नमस्कार पूर्वज युवानजोग। लू परिवार के पूर्वज के शब्दों को सुनने के बाद हर कोई निश्चित था कि लू युवानजोग एक फाउंडेशन स्थापना महान गुरु बन गया था। लू परिवार के सभी शिष्य अत्यंत उत्साहित और रोमांचित थे। लू परिवार में मूलतः जो उदासी भरा माहौल था वह अचानक खत्म हो गया। उनकी आत्माएं उत्तेजित हो गईं और वे एक स्वर में चिल्लाने लगे जैसे कोई पर्वत समुद्र को पुकार रहा हो। लू युवानजोग, लू परिवार ने एक नए फाउंडेशन स्थापना महान गुरु को जन्म दिया है। अर्जुन केलोरा भी ये सुनकर रोमांचित हो गए। आखिरकार लू परिवार के पास अब एक नया फाउंडेशन स्थापना महान गुरु था, जिसका मतलब था कि किंजू पर्वत पर संकट हल हो जाएगा। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भागने की चिंता नहीं थी। वह किंजू पर्वत पर शांतिपूर्ण जीवन जीना जारी रख सकता था, क्योंकि जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो अर्जुन केलोरा अपनी असली ताकत प्रकट करने को तैयार नहीं था। बाहरी लोगों की नजर में वह मात्र 9वीं कक्षा का स्पिरिट रूट था। यदि वह अपनी ताकत और तुरुप के पत्तों का बहुत अधिक खुलासा कर दे तो ध्यान आकर्षित करना और निशाना बनना आसान हो जाएगा। इससे निश्चित रूप से कई अनावश्यक परेशानियां पैदा होंगी। इस बारे में बात करते हुए क्या कुलपति, द्वितीय बुजुर्ग और अन्य लोग लू परिवार के पूर्वज युवानजों के बारे में पहले से जानते थे? अर्जुन केलोरा ने ऊंचे मंच पर लू परिवार के पूर्वज और लू युवानजों को देखा और अचानक अपने मन में सोचा,
उन्होंने लू युवानरिंग और दूसरे बड़े के आश्वासनों को याद किया, जो ये संकेत देते थे कि लू परिवार के पास एक छिपा हुआ इक्का था। इसके अलावा अर्जुन केलोरा को पता था कि फाउंडेशन स्थापना चरण को तोड़ने से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में हलचल मच जाएगी, जिससे एक महत्वपूर्ण हलचल पैदा होगी। पिछले 3 महीनों से वह किंजू पर्वत पर था, लेकिन उसे फाउंडेशन स्थापना चरण को पार करने का कोई संकेत महसूस नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि पूर्वज युवानजोग ने इस समयावधि के दौरान आक्रमण नहीं किया होगा। बेशक ये भी संभव था कि लू परिवार ने फाउंडेशन स्थापना चरण को तोड़ने के संकेतों को छिपाने के लिए कुछ विधि का उपयोग किया हो। चेन परिवार ने हम लू परिवार को बहुत लंबे समय तक परेशान किया है। आज मैंने फाउंडेशन की स्थापना कर ली है और यह हमारे पलटवार का दिन भी है। हमारे पूर्वज पहले ही बायु झील के बाय परिवार के साथ गठबंधन कर चुके हैं और हम आज होंगे घाटी पर हमला करेंगे, चेन परिवार को नष्ट कर देंगे और साधना जगत को बताएंगे कि होंगे घाटी में अब कोई चेन परिवार नहीं है। इस समय लू युवानजोग, लू परिवार के नए फाउंडेशन स्थापना पूर्वज ने सभी की ओर देखा। उनकी आवाज ऊंची और स्पष्ट थी। ये शब्द सरल थे, लेकिन इन्होंने लू परिवार के शिष्यों के खून में गर्माहट पैदा कर दी। पिछले कुछ महीनों या वर्षों से लू परिवार के सभी सदस्य अपना गुस्सा दबाए हुए थे। जहां तक होंगे घाटी चेन परिवार के प्रति उनकी नफरत का सवाल है, तो ये 10 वर्षों से अधिक समय से जमा हो रही थी। अब चूंकि लू परिवार के पास दूसरा फाउंडेशन स्थापना महान गुरु था, वे चेन परिवार पर पलटवार करने की तैयारी कर रहे थे। वे कैसे उत्साहित न हो, कैसे उत्तेजित न हो। उनमें से हर एक उस मुर्गे की तरह था जिसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन दिया गया हो। उनके दिल उत्साह से भरे हुए थे। वे दोनों पूर्वजों का पीछा करने और चेन परिवार पर हमला करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। इतना जरूरी, ऐसा लगता है कि पूर्वज युवानजोग ने बहुत समय पहले ही नींव स्थापना चरण पार कर लिया था, लेकिन इसे गुप्त रखा था, अपने साधना क्षेत्र को मजबूत कर रहे थे या सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि कुलपति ने पिछले साल मुझे इतने सारे तावीज बनवाए थे और परिवार ने चुपके से तावीज, गोलियां और कठपुतलियां खरीद ली थीं। लगता है वे इस लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन केलोरा ने लू युवानजोग की बातें सुनी और अचानक समझ गए। अंततः उसे समझ में आया कि लू परिवार ने सभी पारिवारिक शिष्यों को वापस क्यों इकट्ठा किया था। ये सब इसी क्षण के लिए था। चेन परिवार लू परिवार को निगल जाना चाहता था, लेकिन इसी तरह लू परिवार भी चेन परिवार को निगलना चाहता था और इसे एक कदम आगे ले जाना चाहता था। अब जबकि लू परिवार के पूर्वज की मृत्यु निकट आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वे लू परिवार के लिए अंतिम प्रयास करने का यह अवसर ले रहे थे। 2 फाउंडेशन स्थापना महान गुरु, साथ ही बायु झील के बाय परिवार के साथ गठबंधन, यानी 3 फाउंडेशन स्थापना महान गुरु। ये सही है, हालांकि चेन परिवार का केवल एक ही फाउंडेशन स्थापना पूर्वज है। होंगे घाटी के पास भी इसकी रक्षा के लिए एक गठन है। यहाँ तक कि 2 फाउंडेशन स्थापना महान गुरुओं के साथ भी ये निश्चित नहीं है कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर लू परिवार चेन परिवार पर आक्रमण भी कर दे तो भी भारी क्षति होगी। केवल लू परिवार पर निर्भर रहने से होंगे घाटी को जीतना मुश्किल हो जाएगा, जो कि एक आत्मा व्यर्थ है। इसलिए हमने बायु झील के बाय परिवार को शामिल किया है, जो पीढ़ियों से लू परिवार के मित्र हैं। बाय परिवार के पूर्वज के साथ हमारे पास 3 फाउंडेशन स्थापना महान स्वामी होंगे और ये लड़ाई एक निश्चित जीत होनी चाहिए। भले ही चेन परिवार वुगोन रिज जेंग परिवार से सहायता मांगे, जेंग परिवार समय पर सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। लू परिवार और बायु झील के बाय परिवार पीढ़ियों से मित्र थे और होंगे घाटी चेन परिवार ने भी वुगोन रिज जेंग परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। लेकिन अब लू परिवार और बाय परिवार के एकजुट होने, 3 फाउंडेशन स्थापना महान गुरुओं के साथ चेन परिवार पर जोरदार गति से हमला करने के कारण वुगोन रिज जेंग परिवार समय पर सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। लू युवानजोग के बोलने के बाद लू युवानरिंग और लू परिवार के बुजुर्गों का एक समूह प्रकट हुआ। उन्होंने सभी क्यू शोधन मध्य चरण और उससे ऊपर के पारिवारिक शिष्यों को बुलाया। 2 पूर्वजों का अनुसरण करना और चेन परिवार पर हमला करना। उस समय पुरस्कार योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे और भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ताबीज, गोली, जादुई हथियार और खजाने वितरित किए गए। चांगसेंग मियाओयुन, तुम बाद में दादी के पीछे वहां जाओगे। इस समय चौथे बुजुर्ग ने पास आकर अर्जुन केलोरा और लू मियाओयुन को ताबीज, गोलियां और जादुई हथियारों से भरे 2 पैकेट दिए और कहा, ये लड़ाई लू परिवार की संपूर्ण लामबंदी थी। सभी क्यू शोधन मध्य चरण और लू परिवार के ऊपर के शिष्यों को भाग लेना आवश्यक था। इसलिए अर्जुन केलोरा और लू मियाओयुन स्वाभाविक रूप से इससे मुक्त नहीं हो सकते। लू परिवार के लिए ये लड़ाई एक निश्चित जीत, एक विजयी अभियान था। कोई खतरा नहीं होगा। सभी पारिवारिक शिष्यों को भाग लेने देने से उनका क्षितिज व्यापक होगा, पारिवारिक पहचान की उनकी भावना बढ़ेगी तथा उन्हें अधिक अनुभव प्राप्त होगा। हाँ दादी, अर्जुन केलोरा ने पहले सोचा था कि क्या वह जाने से बच सकते हैं और लू परिवार से अच्छी खबर का इंतजार करें, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि चौथे एल्डर आएंगे और उन्हें और लू मियाओयुन को भाग लेने के लिए कहेंगे। और वह समझ गया कि इस संपूर्ण लामबंदी में इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। यदि वह नहीं जाता तो ये पलायन करने जैसा होता।
तो शायद वह इसे स्वीकार कर ले। और ये देखने के लिए हमारे साथ चले कि फाउंडेशन स्थापना महान गुरुओं के मंच पर एक भव्य लड़ाई कैसी थी। आखिरकार उन्होंने कभी भी एक फाउंडेशन स्थापना महान गुरु की शक्ति नहीं देखी थी। ये फाउंडेशन स्थापना की शक्ति को देखने का अवसर था, और भविष्य में जब उसका सामना किसी फाउंडेशन स्थापना के महान गुरु से होगा तो उसे पता होगा कि उसे क्या उम्मीद करनी है। अच्छा, तब तुम दादी माँ के पीछे चलोगे और कोई खतरा नहीं होगा। और इस लड़ाई के लिए परिवार ने पहले से ही तैयारी कर ली है। चौथे एल्डर ने गर्मजोशी और सौम्य स्वर में बात की। ठीक है दादी माँ। अर्जुन केलोरर और लू मियाओयुन ने सिर हिलाया। और इस समय अर्जुन केलोरर ने भी लू युवानडिन को अपनी दोनों बेटियों को कुछ निर्देश देते हुए देखा। जाहिर है दोनों लड़कियां भी इसमें भाग लेने वाली थीं और उन्हें छूट नहीं दी जा सकती थी। आधे दिन बाद लू परिवार ने उन सभी शिष्यों को इकट्ठा कर लिया जो युद्ध के लिए जा रहे थे। 2 फाउंडेशन स्थापना पूर्वजों को छोड़कर 4 क्यूई शोधन 9वें चरण, 13 क्यूई शोधन देर चरण और 50 से अधिक क्यूई शोधन मध्य चरण शिष्य थे। जहां तक ची शोधन के प्रारंभिक चरण के साधकों का प्रश्न है, उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यद्यपि ये लड़ाई निश्चित जीत थी, फिर भी लू परिवार अपने साथ ची शोधन के प्रारंभिक चरण के साधकों को नहीं लाया। उनकी ताकत न केवल बेकार होगी बल्कि बाधा भी बनेगी। चांग सेंग मियाओयुन। चौथे बुजुर्ग ने एक उड़ने वाली नाव छोड़ी और अर्जुन केलोरर और लू मियाओयुन उस पर सवार हो गए। और लू परिवार के कई अन्य शिष्य भी थे जिन्होंने नाव को भर लिया। चला जाना। सभा पूरी करने के बाद लू परिवार के पूर्वज जोर से चिल्लाए। लू युवानजोग आगे आगे उड़ती तलवार पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। 5 छोटी उड़ान नौकाएं लू परिवार के शिष्यों के एक समूह को लेकर उनके पीछे चल रही थीं। लू परिवार के कुछ बुजुर्ग और अतिथि अधिकारी नावों के दोनों ओर उड़ते हुए घोड़ों पर सवार थे। पूरा जुलूस किंजू पर्वत से निकलकर चेन परिवार पर हमला करने के लिए होंगे घाटी की ओर बढ़ रहा था। केवल कुछ कबीले के बुजुर्ग ही किंजू पर्वत पर बचे थे, जिन्होंने पर्वत की सुरक्षा के लिए पर्वत की सुरक्षा व्यवस्था खोल दी थी। किसी को भी स्थिति का लाभ उठाने से रोकना। उसी समय होंगे घाटी में एक दुबला पतला युवक जो मधुमक्खियों का पालन पोषण कर रहा था, अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे नहीं पता कि लू परिवार के पूर्वज कितने साल जीवित रहे हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो लव लॉकिंग वू का मुझ पर प्रभाव और भी मजबूत हो जाएगा, मेंग जियाओचान ने खुद से कहा। लव लॉकिंग वू के कारण वह सीधे अर्जुन केलोरर को नहीं मार सकती थी। ये सुनने के बाद कि लू परिवार के पूर्वज के पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे हैं, और किंजू माउंटेन लू परिवार और होंगे घाटी चेन परिवार के बीच नफरत के बारे में जानने के बाद उसके मन में एक विचार आया और वह चेन परिवार की समर्थक बनने के लिए होंगे घाटी आ गई। उसने सोचा कि होंगे घाटी चेन परिवार की शक्ति उधार लेकर वह अपने प्रभाव का उपयोग लू परिवार को नष्ट करने के लिए कर सकती है, और फिर वह चेन परिवार के पूर्वज को अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन केलोरर को मारने और लव लॉकिंग वू को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका खोज लेगी। किंजू पर्वत से होंगे घाटी तक की यात्रा बहुत लंबी नहीं है, ये केवल 1000 मील से अधिक है, और यह उनकी निकटता के कारण ही है कि दोनों परिवार अक्सर आसपास के क्षेत्रों में संसाधनों को लेकर झगड़ते हैं, जिससे संघर्ष होता है। 10 वर्ष पहले स्पिरिट स्टोन खदान की घटना भी सभी संघर्षों का कारण बनी, जिसके कारण दोनों परिवारों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप एक अपूरणीय रक्त संघर्ष उत्पन्न हो गया। लू परिवार की मुख्य सेना कई 100 मील की यात्रा कर चुकी थी। अर्जुन केलोरर ने एक बड़ी सेना को इस दिशा से आते देखा। इस सेना का नेता एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा पीला था, वह लंबा और मजबूत था और उसने उड़ते हुए पक्षी की कढ़ाई वाला वस्त्र पहना हुआ था। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़ा था, उसका काला उड़ता हुआ पक्षी वस्त्र लहरा रहा था। वह एक काले बाज पर सवार था जिससे भव्यता की आभा फैल रही थी। उसके पीछे 3 उड़ने वाली नावें थीं तथा आध्यात्मिक पक्षियों पर सवार साधकों का एक समूह था। भाई लू दाओवादी युवानजोग। बूढ़े व्यक्ति ने लू परिवार के पूर्वज और लू युवानजोग को झुककर अभिवादन किया। भाई बाय दाओवादी बाय। लू परिवार के पूर्वज और लू युवानजोग ने भी अभिवादन का उत्तर दिया। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद वे तीनों अपनी अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए होंगे घाटी की ओर बढ़ चले। ये स्पष्ट था कि वे यहां मिलने के लिए सहमत हो गए थे। क्या ये बायु झील का बाय परिवार है और बाय परिवार का पूर्वज है? अर्जुन केलोरर ने बाय परिवार की सेना को देखा जिसमें लगभग 60 लोग थे। बाय परिवार के पूर्वज को छोड़कर जो एक फाउंडेशन स्थापना महान गुरु थे, क्यूई शोधन साधकों की ताकत और संख्या लू परिवार के समान थी। हालांकि अर्जुन केलोरर के ज्ञान के अनुसार लू युवानजोग को छोड़कर बाय परिवार की समग्र ताकत लू परिवार की तुलना में अधिक मजबूत होगी। ऐसा लग रहा था कि बाय परिवार ने अपने पूरे परिवार की ताकत को नहीं जुटाया था, लू परिवार के विपरीत जिसने इस लड़ाई में अपना सब कुछ लगा दिया था। बायु झील अपनी आध्यात्मिक मछलियों और जलीय उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। तो बाय परिवार के साधक ज्यादातर जानवरों को वश में करने में कुशल होते हैं। वे न केवल मछलियां पकड़ते हैं बल्कि आध्यात्मिक पक्षियों और जानवरों को भी पकड़कर उन्हें वश में करके आत्मिक पत्थर कमाते हैं। अर्जुन केलोरर ने फिर से आत्मा पक्षियों पर सवार बाय परिवार के सवारों की बड़ी टीम को देखा।
ये आत्मा पक्षी भी बुरे नहीं थे। परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले साधारण स्टील पंख वाले ईगल्स की तरह नहीं। उनके पास कुछ लड़ाकू क्षमताएं होनी चाहिए। जैसे बाई परिवार के पुराने पूर्वज के पैरों के नीचे दिव्य कालच्छी, जो संभवतः प्रथम श्रेणी का एक शीर्ष स्तरीय राक्षसी जानवर था। एक बार जब हम होंगे घाटी पहुंच जाएं, तो आपको उड़ने वाली नावों से उतरने की जरूरत नहीं है। बस मेरी व्यवस्था का पालन करें। जैसे ही वे होंगे घाटी के पास पहुंचे, चौथे एल्डर ने अर्जुन केलोरा, लू मियाओयुन और उड़ने वाली नाव पर सवार अन्य लोगों से भी बात की। उन्होंने बताया कि होंगे घाटी पहुंचने के बाद उन्हें क्या करना होगा। पहला कदम एक सरणी बनाना था। फिर परिवार द्वारा प्रदान किए गए ताबीजों का उपयोग करके वे संरचना पर हमला करते और उसे तोड़ देते। जब बड़ी सेना टूट जाती तो वे चौथे बुजुर्गों का पीछा करते और संयुक्त हमला करते। ये स्पष्ट था कि लू परिवार और बाई परिवार ने पहले से ही इस लड़ाई के लिए विस्तृत योजना बना ली थी। हाँ दादी, हाँ चौथे बुजुर्ग, उल्टी नाव पर सवार लोगों ने जवाब में सिर हिलाया। 2 घंटे बाद, सब लोग तैयार हो जाओ, हम होंगे घाटी पहुंचने वाले हैं। लू युवानजों की ऊंची आवाज सबके कानों तक पहुंची। लू परिवार के शिष्य जो लड़ाई के लिए उत्सुक थे, ये सुनकर तुरंत उत्साहित हो गए। क्या ये होंगे घाटी है? अर्जुन केलोरा ने आगे देखा। उसने तुरंत ही एक स्थान को धुंध में घिरा हुआ देखा, जिसमें केवल एक पहाड़ी घाटी की धुंधली रूपरेखा दिखाई दे रही थी, जो लाल पत्तों के समुद्र से ढकी हुई थी। यह उनका पहली बार होंगे घाटी में आना था। वह जानता था कि होंगे घाटी और किंजू पर्वत आकार में समान है, और दोनों ही एक प्रकार के लाल पत्ते वाले वृक्ष के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इस समय होंगे घाटी के अंदर, अच्छा नहीं, हम पर हमला हो रहा है। चेन परिवार के गश्ती साधकों ने दूर से उड़ती हुई नौकाओं को होंगे घाटी की ओर आते देखा, और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, उनके चेहरों का रंग तुरंत बदल गया। उन्होंने तुरंत अपने कबीले को संकेत भेजा कि उन पर हमला हो रहा है। इसी समय उन्होंने व्यूह के प्रभावों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया और रक्षात्मक स्थिति में प्रवेश कर गए। लू परिवार और बाई परिवार की बड़ी टीमें जब होंगे घाटी के आसपास पहुंची, तो उन्होंने व्यवस्थित तरीके से तैनाती शुरू कर दी। उन्होंने होंगे घाटी को अलग अलग दिशाओं से घेर लिया। इसके बाद 2 संरचना विशेषज्ञों ने अपने उपकरण निकाले और होंगे घाटी के बाहर संरचना स्थापित करना शुरू कर दिया। इनमें से एक संरचना चेन परिवार के साधकों को भागने से रोकने के लिए बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने चेन परिवार के दूसरे स्तर के बड़े समूह को तोड़ने के लिए भी संरचनाओं का उपयोग किया। सब लोग तैयार हो जाओ, व्यूह रचना तोड़ना शुरू करो। लू परिवार के पूर्वज और बाई परिवार के पूर्वज को कोई आदेश देने या चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बस हाथ उठाए और एक ही आदेश पर सभी ने समूह को तोड़ना शुरू कर दिया। अगले ही पल, बूम बूम बूम, बूम बूम बूम, बूम बूम बूम, सभी लू परिवार साधकों और बाई परिवार साधकों ने अपने ताबीज निकाले, अपने मंत्र पढ़े और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रकाश छोड़ा, जिससे चेन परिवार की द्वितीय स्तरीय विशाल सेना पर बमबारी हुई। इससे सरणी की प्रकाश स्क्रीन में तरंगे उठने लगी और कंपन होने लगा, जिससे तेज गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। अर्जुन केलोरर और लू मियाओयुन ने भी चौथे बुजुर्गों का अनुसरण किया, अपने ताबीज को सक्रिय किया और होंगे घाटी की दक्षिण पूर्व दिशा से व्यूह पर बमबारी की। ऐसा लगता है कि चाहे कहीं भी हो, युद्ध हमेशा पैसे जलाने के लिए होता है। अपने सामने की स्थिति को देखते हुए अर्जुन केलोरा खुद को सोचने से रोक नहीं सका। लू परिवार और बाई परिवार के 3 फाउंडेशन स्थापना महान मास्टर्स के साथ भी चेन परिवार के दूसरे स्तर के बड़े सरणी को तोड़ना आसान नहीं होगा। वे केवल सेना को तोड़ने के लिए भयंकर हमला ही कर सकते थे, और हमले का ये तरीका स्पष्ट शब्दों में कहें तो सिर्फ पैसा जलाना था। हमले की प्रत्येक लहर के लिए सैकड़ों स्पिरिट पत्थरों की आवश्यकता होती थी। चेन परिवार के दूसरे स्तर के बड़े समूह को तोड़ने के लिए उन्हें हजारों आत्मा पत्थरों को खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है। होंगे घाटी के ठीक सामने लू परिवार के पुराने पूर्वज ने होंगे घाटी की विशाल श्रृंखला को देखा। उसने अपने पास बैठे लू युवानजोंग को संदेश भेजा, युवानजोंग, एक बार जब विशाल सेना टूट जाएगी तो उसे दबाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब तक जरूरी न हो कोई कार्रवाई न करना, अन्यथा बूढ़ा चेन पागल हो जाएगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। मेरी उम्र सीमित है, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे खत्म कर देना और भविष्य की परेशानियों से बचना ही सही है। लू परिवार के पुराने पूर्वज ने धीमी आवाज में कहा। यद्यपि उनके पक्ष में 3 फाउंडेशन स्थापना महान स्वामी थे, चेन परिवार के पुराने पूर्वज का सामना करते हुए वे अभी भी नुकसान में थे। लेकिन वे इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते थे कि चेन परिवार के पुराने पूर्वज के पास कुछ छिपी हुई चालें थीं। किसी निराशाजनक स्थिति में वह लू युवानजों को मारने की कोशिश कर सकता है, जिससे लू परिवार संकट में पड़ सकता है। आखिरकार लू परिवार के पुराने पूर्वज का समय सीमित था। लू युवानजों की स्थापना और इस लड़ाई के लिए लू परिवार ने पहले ही बहुत पैसा खर्च कर दिया था। उनमें दूसरा फाउंडेशन स्थापित करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए लू युवानजों के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती थी। पुराने पूर्वज लू युवानजों की अभिव्यक्ति बदल गई। वह ये भी जानता था कि इस युद्ध में पुराने पूर्वज ने पहले ही स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया था।
वह चेन परिवार के पुराने पूर्वज को मारने के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार था। अन्यथा बाई परिवार के पुराने पूर्वज को मनाना संभव नहीं होगा। बाई परिवार के पुराने पूर्वज इस लड़ाई में भाग लेने के लिए इतने सारे लोगों को लाने के लिए, क्योंकि इस तरह के पारिवारिक युद्ध में चेन परिवार के पुराने पूर्वज एक फाउंडेशन स्थापना महान गुरु को मारना आवश्यक था। अन्यथा यदि चेन परिवार के पुराने पूर्वज एक फाउंडेशन स्थापना महान गुरु बच निकलते तो यह चेन परिवार और बाई परिवार दोनों के लिए अंतहीन परेशानियों का कारण बनता। बूढ़े भूत लू, बूढ़े भूत बाई, क्या तुम इस युद्ध में मेरे साथ मरना चाहते हो? जैसे ही होंगे घाटी के विशाल समूह का आध्यात्मिक प्रकाश मंद हुआ, होंगे घाटी से प्रकाश की एक धारा निकली जिससे एक भयानक आध्यात्मिक दबाव उत्पन्न हुआ। ये चेन परिवार का पुराना पूर्वज था। वह तेजी से किंजू पर्वत की दूसरी स्तरीय विशाल सेना को नियंत्रित कर रहा था। इससे मूल रूप से मंद पड़ रहे दूसरे स्तर के बड़े समूह में अचानक प्रकाश फूट पड़ा, जिससे एक विशाल अविनाशी कटोरे जैसी आकृति बन गई। मछली मर जाएगी लेकिन जाल टूटना जरूरी नहीं है, लू परिवार के पुराने पूर्वज ने शांति से कहा। फिर वह जोर से चिल्लाया, निषेध ताबीज तोड़ो, व्यूह तोड़ो। एक ही आदेश से लू परिवार के क्यूई शोधन अंतिम चरण के साधकों और बाई परिवार के क्यूई शोधन अंतिम चरण के साधकों ने अपने प्रथम स्तर के निषेध ताबीज निकाले और संरचना के कमजोर बिंदुओं पर बमबारी की। इससे विशाल कटोरे जैसी आकृति जो अभी अभी प्रकाश से फूटी थी, थोड़ी मंद हो गई। लू परिवार लू युवानजोग, आपने वास्तव में फाउंडेशन स्थापना तक सफलता प्राप्त कर ली है। इस समय चेन परिवार के पुराने पूर्वज ने लू युवानजोग को लू परिवार के पुराने पूर्वज के बगल में देखा और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। चेन परिवार और लू परिवार कट्टर दुश्मन थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे लू परिवार के बारे में जानकारी थी। वह जानते थे कि किन लोगों में फाउंडेशन की स्थापना तक पहुंचने की क्षमता है। इस समय उन्होंने लू युवानजोग को पहचान लिया और देखा कि वह फाउंडेशन स्थापना में प्रवेश कर चुका है। पुराने भूत लू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके मरने से पहले आपका लू परिवार एक नए फाउंडेशन प्रतिष्ठान महान गुरु को जन्म देगा। चेन परिवार के पुराने पूर्वज ने लू परिवार के पुराने पूर्वज को देखा, उनका चेहरा काला पड़ गया। उसने सोचा था कि कुछ ही वर्षों में लू परिवार के पुराने पूर्वज मर जाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस समय लू परिवार ने एक नए फाउंडेशन स्थापना महान गुरु को जन्म दिया था। वह ये भी समझ गया कि लू परिवार और बाई परिवार पूरी तरह से तैयार थे और यह स्पष्ट था कि वे आज उससे चेन परिवार को नष्ट करना चाहते थे। यदि यह संरचना टूट जाती तो न केवल चेन परिवार नष्ट हो जाता, 3 फाउंडेशन स्थापना साधकों की घेराबंदी के तहत वह भी भागने में असमर्थ होगा। बूढ़े भूत चेन, हमारे परिवारों का झगड़ा भी खत्म हो जाना चाहिए, लू परिवार के पुराने पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। बूढ़े भूत लू, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मुझे धमकाना आसान है? चेन परिवार के पुराने पूर्वज ठंडी हंसी हंसने लगे, उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत शांत हो गई। उन्होंने तुरंत एक संदेश भेजा, दाओवादी मित्र मेन, कृपया मेरी सहायता करें। कुछ ही देर में प्रकाश की एक धारा बाहर निकली और एक दुबले पतले युवक में परिवर्तित हो गई। फाउंडेशन स्थापना महान स्वामी, ये कैसे संभव है? चेन परिवार में एक दूसरा फाउंडेशन स्थापना साधक भी है। नहीं, ये व्यक्ति चेन परिवार से नहीं है। यद्यपि इस युवक ने कोई आधार स्थापना आभा उत्सर्जित नहीं की, फिर भी लू परिवार के पूर्वज, बाई परिवार के पूर्वज और लू युवानजोग सभी ने एक नजर में पहचान लिया कि यह युवक एक आधार स्थापना साधक था। उनके चेहरों का रंग बदल गया। उन्होंने अपने 3 फाउंडेशन स्थापना महान गुरुओं पर भरोसा करते हुए होंगे घाटी में आने का साहस किया था, जबकि चेन परिवार के पास केवल एक फाउंडेशन स्थापना साधक था। 1 के विरुद्ध 3 की स्थिति में वे जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन 2 के विरुद्ध 3 की स्थिति में चेन परिवार के पुराने पूर्वज को मारना बहुत कठिन होगा। इसके अलावा इस लड़ाई में उन्हें इसे जल्दी खत्म करना था। उन्हें बिजली की गति से होंगे घाटी पर कब्जा करना था। अन्यथा यदि वुगोन रिज चेन परिवार को चेन परिवार की सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ और वह मदद के लिए आया, तो उन्हें होंगे घाटी को जीतने की कोई उम्मीद नहीं होगी। पूर्वज, भाई लू, क्या हम लड़े या पीछे हटे? लू युवानजोग और बाई परिवार के पुराने पूर्वज ने लू परिवार के पुराने पूर्वज को देखा और उनसे पूछा कि उन्होंने क्या करने की योजना बनाई है। उन तीनों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन परिवार को दूसरा फाउंडेशन स्थापना महान गुरु मिलेगा। उनका लू परिवार और बाई परिवार होंगे घाटी को नष्ट करने के लिए आए थे और उन्होंने अपने शिष्यों को जो भी संसाधन वितरित किए थे वे सभी आत्मा पत्थर थे। यदि उन्होंने होंगे घाटी पर कब्जा नहीं किया तो ये दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी और अब पीछे हटने का निर्णय लेने से परिवार के मनोबल पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। लू परिवार के पुराने पूर्वज बोलते नहीं थे। उसका चेहरा देखना बहुत कठिन था। उसने इस स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। उनका जीवनकाल सीमित था और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उनके निधन के बाद लू परिवार में केवल लू युवानजोग ही बचेगा, जो एक महान गुरु थे और जिन्होंने हाल ही में फाउंडेशन स्थापना में सफलता प्राप्त की थी। उस समय लू परिवार को चेन परिवार के खिलाफ बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चेन परिवार वुगोन रिज चेन परिवार के साथ मिलकर उनके किंजू पर्वत पर हमला भी कर सकता है।
ये ताओवादी मित्र आपको चेन परिवार से नहीं होना चाहिए, है ना? यह मामला लू परिवार और चेन परिवार के बीच एक प्रतिशोध का मामला है। जब तक आप साथी ताओवादी यहाँ से चले जाते हैं और इस लड़ाई में भाग नहीं लेते, मेरा लू परिवार एक उदार उपहार देने को तैयार है। या यदि आपके पास कोई अनुरोध है तो आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। लू परिवार के पुराने पूर्वज ने मेंग शियाओचान की ओर देखा, सम्मान में अपने हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा। उन्होंने ये भी देखा कि प्रतिद्वंद्वी चेन परिवार से नहीं था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रतिद्वंद्वी यहाँ से चला जाएगा और इस लड़ाई में भाग नहीं लेगा। ताओवादी मेंग, मैंने वुगोन रिज के झेंग परिवार को पहले ही संदेश भेज दिया है। जब तक पुराने पूर्वज झेंग आएंगे, संकट सुलझ जाएगा। मेरा चेन परिवार ताओवादी मेंग को बिना किसी कारण के कार्रवाई करने नहीं देगा और हम निश्चित रूप से आपको अच्छा इनाम देंगे। चेन परिवार के पुराने पूर्वज ने भी मेंग शियाओचान से कहा। यद्यपि मेंग शियाओचान चेन परिवार द्वारा लू परिवार के विनाश में भाग लेने और लूट का हिस्सा प्राप्त करते हुए बदला लेने आया था, अब जबकि 3 फाउंडेशन स्थापना साधक उपस्थित थे, उसने ये शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की कि मेंग शियाओचान नहीं जाएगा। इसलिए यदि वह चाहता था कि मेंग शियाओचान, एक फाउंडेशन स्थापना साधक, मदद करे, तो स्वाभाविक रूप से उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मेंग शियाओचान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस क्षण उसे अंततः अपनी पिछली बेचैनी का स्रोत पता चल गया था। प्रेम लॉकिंगवू फाउंडेशन स्थापना में सफलता प्राप्त करने के बाद वह लव लॉकिंगवू के प्रभाव को बड़ी मुश्किल से दबा सकी। लेकिन इस समय उसका दिल धड़कने लगा और उसकी भावनाएं उमड़ने लगीं। उसकी दिव्य इंद्रियां अनायास ही होंगे घाटी की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देखने लगी। उसने दूर से एक उड़ती हुई नाव देखी, जिस पर एक युवक सवार था, जिसका चेहरा सुंदर और शरीर लंबा व सीधा था। उसे मार दो, मुझे उसे मारना ही होगा। जब उसने अर्जुन केलोरा को देखा तो लव लॉकिंगवू के दबे हुए प्रभाव ज्वार की तरह फूट पड़े, जिससे मेंग शियाओचान का दिल डर और भय से भर गया। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, जल्दी करो और अर्जुन केलोरा को मार डालो और लव लॉकिंगवू को पुनः प्राप्त करो। पुराने पूर्वज चेन, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अभी लू परिवार के एक साधक को मारने में मेरी मदद करें। उसने अचानक अपनी छाती को ढक लिया, प्यार लॉकिंगवू द्वारा लाए गए दर्द को दबाते हुए, और धीमी आवाज में कहा। कौन? चेन परिवार के पुराने पूर्वज ने सीधे पूछा। मैंने एक बार उसे नुकसान न पहुंचाने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए जब तक पुराने पूर्वज चेन कार्रवाई करने को तैयार हैं, मैं आपके चेन परिवार को इस संकट से निकलने में मदद करूंगा। वह व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में उड़ने वाली नाव पर है। मेंग शियाओचान ने दांत पीस लिए, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और उसकी आवाज भारी थी। उसने एक जेड पर्ची निकाली और उसे चेन परिवार के पुराने पूर्वज को सौंप दिया। अंदर अर्जुन केलोरा का रूप था। चेन परिवार के पुराने पूर्वज ने मेंग शियाओचान की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति देखी और उसकी स्थिति से आश्चर्यचकित भी हुए। अपने दिल में उसने मेंग शियाओचान की बातों पर लगभग 50% विश्वास किया। उसने सोचा कि वह किसी प्रकार की प्रतिज्ञा या श्राप से बंधी हुई होगी। उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत भारी प्रतिज्ञा है। एक फाउंडेशन स्थापना के महान गुरु को, जिसका हृदय किसी के प्रति द्वेष से भरा हुआ था, ऐसी पीड़ा भरी अभिव्यक्ति प्रकट करना। हालांकि साधना जगत में सभी प्रकार की अजीब और चमत्कारिक विधियां थीं। उदाहरण के लिए कुछ स्वामी सेवक अनुबंधों में सेवक का व्यवहार ऐसा होता है कि वह भागने में असमर्थ हो जाता है। एक बार जब वे दुर्भावनापूर्ण इरादे पाल लेते तो उन्हें अनुबंध के कारण प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता, जिससे वे मरने की कामना करने लगते। ठीक है, मैं चेन ये कार्य संभालूंगा। चेन परिवार के पुराने पूर्वज सीधे सहमत हुए। इस समय वह सहमत होने से खुद को नहीं रोक सका। अन्यथा यदि मेंग शियाओचान चले गए तो उनकी हुंगे घाटी खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा मेंग शियाओचान की अभिव्यक्ति को देखते हुए वह ये भी जानता था कि यदि अर्जुन केलोरा की मृत्यु नहीं हुई तो एक बार जब महान युद्ध शुरू हो जाएगा तो यह उसकी अपनी फाउंडेशन स्थापना की शक्ति के प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकता है। बूढ़े भूतलू, आप उम्मीद छोड़ सकते हैं, ये ताओवादी मेंग मेरे चेन परिवार का मेहमान है और नहीं जाएगा। मैंने पहले ही दाओवादी झेंग को संदेश भेज दिया है, आपके पास अभी भी जाने का समय है। तुरंत चेन परिवार के पुराने पूर्वज ने लू परिवार के पुराने पूर्वज को देखा और ठंडी आवाज में कहा, गठन को तोड़ना जारी रखो। लू परिवार के पुराने पूर्वज ने ये सुनकर अपने दांत पीस लिए। उसके लिए ये क्षण धनुष पर लटके तीर के समान था और वह उसे छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस स्थिति का सामना करते हुए उनका लू परिवार भी पीछे नहीं हट सका। भाई बाय, चिंता मत करो, मैं बाद में एक गुप्त तकनीक का उपयोग करूंगा। भले ही मैं ओल्ड घोस्ट चेन को हरा न सकूं, मैं उसे बुरी तरह घायल कर सकूंगा और उसकी उम्र कम कर सकूंगा। लू परिवार के पुराने पूर्वज ने बाय परिवार के पुराने पूर्वज से धीमी आवाज में कहा। लू परिवार की तुलना में बाय परिवार की स्थिति थोड़ी बेहतर थी और वे अभी भी पीछे हट सकते थे। इसलिए वह लड़ाई जारी रखना चाहता था और उसे बाय परिवार के पुराने पूर्वज को स्थिर करना था। ठीक है, चूंकि भाई लू ने ऐसा कहा है, मैं लड़ना जारी रखूंगा। ये सुनकर बाय परिवार के पुराने पूर्वज ने सिर हिलाया। वह नहीं चाहते थे कि चेन परिवार बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाए।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि लू परिवार के पुराने पूर्वज मरने से पहले चेन परिवार के पुराने पूर्वज को अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे। तुरंत ही तीनों आधार स्थापना साधकों ने एक दूसरे को देखा और कार्रवाई शुरू कर दी तथा भव्य व्यूह को तोड़ने में तेजी लाने के लिए अपने सामने की संरचना पर आक्रमण कर दिया। आप सभी एक दल बनाइए, चेन परिवार के पुराने पूर्वज जोर से चिल्लाए। चेन परिवार के शिष्यों के एक समूह को एक साथ अपनी साधना सक्रिय करने, अपनी आभाओं को संरचना में विलीन करने तथा आक्रमण का प्रतिरोध करने की अनुमति देना। लेकिन लू परिवार और बाई परिवार इस लड़ाई के लिए तैयार होकर आए थे और उनकी तैयारियां बहुत गहन थीं। उन्होंने न केवल दोनों कुलों के शिष्यों को आक्रमण के लिए बड़ी संख्या में ताबीज वितरित किए, उन्होंने संरचना के प्रतिबंधों को लगातार कमजोर करने और तोड़ने के लिए कई ब्रेकिंग टेलिस्मन भी तैयार किए थे। और इस समय लू परिवार और बाई परिवार के गठन स्वामी भी होंगे घाटी की द्वितीय श्रेणी की भव्य व्यूह रचना को प्रभावित करने और बाधित करने के लिए बाहरी संरचनाओं का उपयोग कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो दाओवादी चेन के आने तक मुझे टिके रहने में मुश्किल होगी। चेन परिवार के पुराने पूर्वज जानते थे कि इस स्थिति में चेन परिवार के पुराने पूर्वज के आने तक संरचना पर भरोसा करना मुश्किल होगा। इसके अलावा यदि वे इसी तरह गतिरोध जारी रखते तो उनकी और उनके कबीले के सदस्यों की आध्यात्मिक शक्तियां भी लगातार संरचना द्वारा नष्ट होती रहती। जब तक ये संरचना टूटेगी तब तक वह स्वयं भी घायल हो चुका होगा और उसके लिए सुरक्षित बच निकलना कठिन होगा। दाओवादी मेंग, मैं अब अपना वादा पूरा करूंगा। चेन परिवार के पुराने पूर्वज ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने प्रतिरोध करने के लिए भव्य व्यूह रचना का उपयोग छोड़ने की योजना बनाई। वह चेन परिवार के आने तक अपने आप पर और दाओवादी मेंग पर भरोसा रखेगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने संरचना पर नियंत्रण कर लिया और द्वितीय श्रेणी के भव्य व्यूह के ऊपर एक विशाल भारी हथौड़ा प्रकट हुआ जो एक जेड कटोरे जैसा था। यह दक्षिण पूर्व दिशा में उड़ती हुई नाव की ओर तेजी से टकराया। क्या बूढ़ा भूत चेन क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह सुरक्षा घेरा तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ये चौथे एल्डर का निर्देश है। लू परिवार के पुराने पूर्वज, बाई परिवार के पुराने पूर्वज और लू युवानजोग सभी इस दृश्य को देखकर चौंक गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन परिवार के पुराने पूर्वज इस समय पलटवार करेंगे। ये सोचकर कि वह उनकी सुरक्षा को तोड़कर भाग जाना चाहता है, वे शीघ्रता से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर उड़ गए। कोई फायदा नहीं। इस बीच दक्षिण पूर्व दिशा में चौथे एल्डर भीड़ को गठन तोड़ने का आदेश दे रहे थे। चेन परिवार के पुराने पूर्वज को अचानक सेना पर नियंत्रण करते और उन पर हमला करते देख उसके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। उसने अपने स्टोरेज बैग पर थपकी दी जिससे जीवन रक्षक तावीजों का ढेर सक्रिय हो गया। वे सभी प्रथम श्रेणी के उच्च गुणवत्ता वाले तावीज थे जो सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित होकर सभी की रक्षा करते थे। और उसने एक नीला कीमती मोती भी निकाला जो एक चमकदार रोशनी बिखेरता हुआ आकाश में उड़ गया और इस स्वर्गीय भारी हथौड़े को रोकने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन केलोरा ने भी ये दृश्य देखकर अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन परिवार जवाबी हमला शुरू कर देगा, और संयोगवश ये हमला उसकी तरफ ही हो रहा था। वह इस हमले के आतंक को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह अब कोई साधारण फाउंडेशन प्रतिष्ठान महान गुरु का हमला नहीं था। चौथे एल्डर की प्रथम श्रेणी के तावीजों के साथ इसे रोकना कठिन होगा। इस समय अर्जुन केलोरा भी अपनी क्षमताओं को छिपाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उन्होंने अपने शरीर पर मौजूद एकमात्र द्वितीय श्रेणी के मध्यम श्रेणी के रक्षात्मक तावीज को निकाला और उसे सीधे सक्रिय कर दिया। एक क्षण में ताबीज से एक मोटी सुनहरी दिव्य रोशनी फूट पड़ी जो एक सुनहरे प्रकाश कवच में परिवर्तित हो गई, जिसने पूरे उड़ते हुए जहाज को घेर लिया, जिससे एक अविनाशी आभा फैल गई। ये तो दूसरे दर्जे का तावीज है। चौथे बुजुर्ग ने अर्जुन केलोरा द्वारा इस्तेमाल किए गए ताबीज को देखा और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि यह एक द्वितीय श्रेणी का ताबीज है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन केलोरा के पास दूसरे दर्जे का ताबीज होगा। उसके आगे सोचने का इंतजार किए बिना बूम! आकाश में विशाल हथौड़ा पहले ही बुरी तरह से टूट चुका था। चौथे एल्डर के नीले कीमती मोती को सीधे कुचल दिया, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह दबी हुई कराह से भर गई। बूम बूम बूम! विशाल हथौड़ा लगातार गिरता रहा, जिसके कारण चौथे बुजुर्ग के कई जीवन रक्षक ताबीज कुछ ही सांसों में तेजी से टूट गए। केवल अर्जुन केलोरा के द्वितीय श्रेणी के मध्यम श्रेणी के ताबीज की प्रकाश ढाल ही कुछ क्षण के लिए टिकी रही, और उसी क्षण अर्जुन केलोरा ने एक और दूसरे क्रम के निम्न श्रेणी के ताबीज को सक्रिय कर दिया, जो एक सुनहरे प्रकाश ढाल में परिवर्तित हो गया। चौथी बड़ी महिला को चौंकने का समय नहीं मिला और उसने अपने भंडारण बैग से कई ताबीज निकाले तथा उन्हें रक्षा के लिए सक्रिय कर दिया। चेन परिवार के पुराने पूर्वज ने यह दृश्य देखा और वे भी कुछ हद तक चौंक गए। उसने सोचा कि एक ही वार से वह उड़ती नाव पर सवार लोगों को आसानी से कुचल सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन लोगों के पास इतने सारे ताबीज होंगे, और यहां तक कि उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे दर्जे के ताबीज भी थे। मारना! चेन परिवार के पुराने पूर्वज की अभिव्यक्ति उग्र हो गई। भव्य सेना से शक्ति प्राप्त करते हुए वह अर्जुन केलोरा और अन्य को नष्ट करना चाहता था।
हालांकि इस समय लू युवानज़ोग और लू परिवार के पुराने पूर्वज भी आ गए। उन दोनों ने चौथे एल्डर और अर्जुन केलोरा को प्रतिरोध करने के लिए संघर्ष करते देखा और तुरंत आध्यात्मिक हथियार निकाल लिए तथा भव्य व्यूह के हथौड़े को रोकने के लिए मंत्र का जाप किया। इस दौरान मिंग शियाओचान, जो भव्य व्यूह के अंदर था, यह दृश्य देख रहा था। चेन परिवार के पुराने पूर्वज को अर्जुन केलोरा को मारने के लिए भव्य व्यूह रचना को नियंत्रित करते देख उसका हृदय खुशी से भर गया। उसने अपनी छाती ढक ली, उसका पूरा शरीर दर्द से भरा था, वह सांस नहीं ले पा रही थी, उसका दिल चाकू की तरह धड़क रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तेज और तेज। वो प्रेम बंधन गू को महसूस कर सकती थी, उसकी भावनाएं उसे धीरे धीरे उसकी तर्कसंगतता खोने दे रही थी। उसके दिल में तर्क की आखिरी डोर ने चेन परिवार के पुराने पूर्वज को जल्दी करने और अर्जुन केलोरा को मारने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अगले ही पल लव लॉकिंग गू के प्रभाव, उसके दिल में उमड़ती भावनाओं ने अंततः उसे अपनी स्पष्ट तर्कसंगतता बनाए रखने में असमर्थ बना दिया। नहीं, भगवान लू। मिंग शियाओचान ने अचानक अपना सिर उठाया, एक लंबी चीख निकाली और चेन परिवार के पुराने पूर्वज को देखा, जो हत्या के इरादे से अर्जुन केलोरा पर हमला कर रहा था। वह अचानक भयंकर चीख के साथ चेन परिवार के पुराने पूर्वज की ओर बढ़ी, जो उस दल को नियंत्रित कर रहे थे।